चैप्टर 56। अब जब उसने अपनी वित्तीय स्थिति की पुष्टि कर ली है, जिन वू ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक अच्छे दिखने वाले बिजनेस सूट पर पैसा खर्च किया। उसके पास अभी भी पर्याप्त से अधिक खाली समय था, इसलिए वह पास के एक हेयर सैलून में रुका और साथ ही बहुत आवश्यक बाल कटवाए। अपार्टमेंट छोड़ते समय की तुलना में वह बिल्कुल अलग व्यक्ति में बदल गया था। यही कारण है कि पैसा होना न होने से कहीं बेहतर है। और उसने कहा कि अच्छे कपड़े भी किसी के पंख बन जाएंगे। जिन वू सड़क पर एक दुकान की खिड़की के सामने रुका और अपने कंधे उचकाने से पहले थोड़ा सा अपना प्रतिबिंब देखा। उनकी तैयारी यथासंभव उत्तम थी। मुझे यकीन है कि मैं पहली बार में बुरा प्रभाव नहीं छोड़ूंगा। अपने फोन के माध्यम से समय की पुष्टि करने से पहले उसने अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक किया। इसमें शाम के 4:20 कहा गया। मुझे 5 बजे से पहले वहां पहुंचना चाहिए, है ना? यदि वह अभी जा रहा है तो उसे समय पर पहुंचना चाहिए। जिन वू ने पर्याप्त समय बचाते हुए एक टैक्सी पकड़ी और जिन आह के स्कूल के सामने पहुंचा। और जैसा कि किस्मत में था, उसने जिन आह को स्कूल के सामने वाले गेट पर खड़ा देखा। सेओंग जिन आह। देर से अपने बड़े भाई का पता चलने पर वह सदमे से बेहोश हो गई। भाई, जैसे ही उसने सावधानी से पूछा, जिन आह की आंखें खरगोश की तरह अतिरिक्त गोल हो गईं। क्या आप सचमुच मिस्टर सियोंग जिन वू हैं? क्या तुम अपने भाई को नहीं पहचान सकती? जिन आह ने जिन वू पर अपनी निगाहें घुमाई और उसके चेहरे पर अभी भी स्तब्ध भाव अंकित थे। उनकी आवाज स्वाभाविक रूप से ऊंची उठ रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत बदल गए हैं, आप जानते हैं। क्या तो तुम चाहते थी कि मैं तुम्हारे नए होमरूम शिक्षक से मिलते समय अपने ट्रैकसूट और चप्पलों में उपस्थित होता? बहुत खूब। जिन आह अभी भी अपना ढीला जबड़ा बंद नहीं कर सकी। अरे, इस तरह आपकी ठुड्डी गिर सकती है। वैसे भी मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है। चूंकि उसकी बहन ने रास्ता दिखाने का कोई संकेत नहीं दिखाया, जिन वू ने बस मोर्चा संभाल लिया। 5 साल पहले जिन वू भी इसी स्कूल में छात्र था। वह पहले से ही अपने हाथ के पिछले भाग की तरह इसका लेआउट जानता था। अब आमतौर पर यदि शिक्षक माता पिता से बात करना चाहते हैं तो बैठक का स्थान या तो स्टाफ रूम या परामर्श कार्यालय होगा। लेकिन आज के मामले में जिन आह का भविष्य का करियर शामिल है, इसलिए उसे परामर्श कार्यालय जाना चाहिए। और इसलिए जिन वू के कदम तेज हो गए। भाई, मेरा इंतजार करो। जिन आह जल्दी से अपने बड़े भाई के पीछे भागी। नमस्कार शिक्षक महोदय। हाँ, ओह, आपको भी नमस्कार। अपने रास्ते में जिन वू ने कई शिक्षकों का अभिवादन किया जिनसे वह मिला। वे सभी बिना किसी अपवाद के अपने ट्रैक पर रुक गए और जिन वू की प्रस्थान पीठ पर नजर डाली। वह कौन था? क्या वह इसी स्कूल से ग्रेजुएट है? लेकिन मैं ऐसे आकर्षक छात्र के बारे में किसी भी तरह से नहीं भूल सकता था। क्या वह नया शिक्षक है? हालांकि केवल शिक्षक ही उसे नहीं देख रहे थे। वाह, वह अच्छा दिखने वाला है। कौन है ये? रुको, क्या वह जिन आह उसके बगल में नहीं है? वह जिन आह का विरोधी होना चाहिए। वाह, वह बहुत बढ़िया है। एक अच्छी तरह से निर्मित फ्रेम और एक स्टाइलिश बिजनेस सूट। हालांकि उसके चेहरे की विशेषताएं सादे तरफ थी, उन दो बिंदुओं के बीच तालमेल महिला छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। हालांकि बहुत बुरा प्रश्न करने वाले व्यक्ति को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिन वू ने लड़कियों की फुसफुसाहटों को बस एक कान में जाने दिया और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। वास्तव में जिन आह को वास्तव में उत्साहित किया गया वह व्यक्ति था। उसने अपने कान खड़े कर लिए और प्रसन्नतापूर्वक खिलखिलाते हुए आसपास से आ रहे अपने भाई का मूल्यांकन सुनने लगी। फिर वह चुपचाप जिन वू के पास आए और उसकी कमर पर अपनी कोहनी से हल्का सा प्रहार किया। भाई, आप आज सचमुच लोकप्रिय साबित हो रहे हैं, क्या आप सहमत नहीं होंगे? उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। रुको, अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, भाई, तुम्हें अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली है ना? उसने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। क्या मुझे आपकी भरोसेमंद छोटी बहन को आपको एक प्यारी हाई स्कूल लड़की से मिलवाना चाहिए? और इसके साथ ही जिन वू ने भावहीन चेहरे के साथ उसके गालों पर चुटकी काटना शुरू कर दिया। प्यारा होना बंद करो, ठीक है। जिन वू ने अंततः उसके गाल छोड़ दिए। जिन आह ने अपने लाल गालों को रगड़ा और अप्रसन्नता से चिल्लाई। आपस में हल्की हल्की नोक-झोंक करते हुए चलते हुए वे मंजिल पर पहुंच चुके थे। जिन आह जिन वू के पीछे भागी और परामर्श कार्यालय के सामने घूमती रही। भाई, हम यहाँ हैं। कार्यालय में प्रवेश करने से ठीक पहले जिन वू ने अपनी बहन की ओर देखा। वह अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। आप कैसे हैं? आज के शिक्षक और माता पिता ही हैं। जैसे ही आप अंदर जाएंगे मैं अपनी कक्षा में वापस जा रही हूँ। ओह, जिन आह को सुनकर उसे कुछ ऐसा ही याद आया जब वह हाई स्कूल सीनियर था। हालांकि उस समय कोई नहीं आया।
ये वह समय था जब माँ के लिए घूमना फिरना कठिन हो गया था, है ना? उनकी माँ का उसी समय से अस्पताल में आना जाना शुरू हो गया था। उसे डर था कि वह खुद पर बहुत अधिक दबाव डाल सकती है, इसलिए उसने उसे शिक्षक अभिभावक बैठक के बारे में नहीं बताया। और इसकी वजह से उसे काफी समय तक अपने होमरूम शिक्षक के व्याख्यानों का खामियाजा भुगतना पड़ा। उन पलों को याद करते हुए वह आज जिन्नाह के इतने चिंतित होने का कारण समझ सकता था। जिन्वू धीरे से मुस्कुराया और उससे पूछा, आपकी आज भी रात्रि क्लास है? भाई, मेरा इंतजार मत करो और पहले घर जाओ। ठीक है। जिन्वू ने चुपके से उसके सिर को सहलाया और उसके बालों को रगड़कर खराब कर दिया। कठिन अध्ययन करो, ठीक है? मैं आपको बाद में देखूंगा। बाद में घर पर मिलते हैं। जिन्वू मुस्कुराया और परामर्श कार्यालय में गायब हो गया। अपने बालों को चिकना करते समय जिन्नाह के गाल फूल गए। अभी भी मेरे साथ एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बेशक उसने इसे नापसंद करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। शायद किसी ने ये सब देखा हो। जिन्नाह ने तुरंत अपने आसपास का निरीक्षण किया और पुष्टि की कि उसके आसपास कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और तेजी से अपनी कक्षा में चली गई। अगर उसे जिन्नाह के होमरूम शिक्षक से मिली पहली छाप को शब्दों में बयां किया जाए, वह एक तरह से उदार लग रही थी। आपको जिन्नाह का अभिभावक होना चाहिए। वह एक अधेड़ उम्र की शिक्षिका थी जिसके बारे में उसकी नजरें विचित्र थी। उसने जो समग्र प्रभाव डाला वह एक ऐसे व्यक्ति का था जो अपने चेहरे पर सौम्य और गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अन्य लोगों को बेहतर महसूस करा सकता था। वह शायद उसकी कहानी जानती थी, क्योंकि जिन्वू को यहाँ जिन्नाह के अभिभावक के रूप में देखकर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। आप कैसे हैं? मैं जिन्नाह की होमरूम शिक्षक हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिन्नाह अपने भाई जैसे किसी अच्छे व्यक्ति को छुपा रही होगी। उसके मिलनसार और स्वागत योग्य शब्दों को पाकर जिन्वू ने भी विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। इस स्कूल से स्नातक होने के बाद उसने पढ़ाना शुरू कर दिया होगा। क्या किसी ने यह नहीं कहा कि पहली मुलाकात में ही किसी व्यक्ति की राय तय हो जाती है? उनकी शुभकामनाएं साझा करने के बाद उन्हें थोड़ा अधिक आराम महसूस हुआ। ठीक है, वह किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति विनम्र भाषण का प्रयोग कर रही है जो उससे कई वर्ष छोटा है। ऐसा लग रहा था कि हाई स्कूल में उसकी छोटी बहन का तीसरा वर्ष इतना दर्दनाक नहीं होगा, क्योंकि वह इतनी भाग्यशाली थी कि उसे एक बहुत अच्छी होमरूम शिक्षिका मिली। कृपया यहाँ बैठिए। उसने उसे एक कुर्सी दिखाई। जिन्वू जिन्नाह के होमरूम शिक्षक के विपरीत दिशा में एक बड़ी मेज पर बैठ गया। अब हम जिन्नाह के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक उन विशिष्ट विषयों पर बातचीत की जिन्हें एक होमरूम शिक्षक और माता पिता आमतौर पर साझा करते हैं। पूरी बातचीत के दौरान माहौल सौहार्दपूर्ण और प्रसन्नतापूर्ण बना रहा। चूंकि जिन्नाह एक मॉडल छात्रा थी, इसलिए जिन्वू या शिक्षक के पास एक दूसरे पर आवाज उठाने का कोई कारण नहीं था। क्या आप जानते हैं कि जिन्नाह ने मेडिकल स्कूल में प्रवेश लेने का मन बना लिया है? हाँ, महिला शिक्षिका ने तैयार की गई जानकारी को पढ़ना शुरू किया। मॉक टेस्ट में उसके स्कोर उत्कृष्ट हैं और उसके नियमित ग्रेड भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए उसे बिना किसी समस्या के प्रवेश मिल जाना चाहिए। फिर भी कृपया सुनिश्चित करें कि आप घर पर उस पर बहुत अधिक दबाव न डालें। जिन्वू ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। शिक्षिका के उत्साहित चेहरे से कोई भी आसानी से जिन्नाह के भविष्य के बारे में उसकी उच्च उम्मीदों का पता लगा सकता है। बात यह थी कि जिन होमरूम शिक्षकों को हाई स्कूल के वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल का काम सौंपा गया था, वे भी भारी तनाव में थे। चूंकि इसमें तीसरे वर्ष के बाकी छात्रों का जीवन शामिल था, तो वे तनावग्रस्त कैसे नहीं हो सकते थे। यही कारण है कि मैंने सुना है कि अधिकांश लोग वरिष्ठ कक्षा के होमरूम शिक्षक बनने से बचने की कोशिश करते हैं। जिन्वू ने यह भी सुना कि ऐसे बहुत से मामले थे जहां पुरुष शिक्षकों ने जिम्मेदारियों को अपनी महिला समकक्षों पर डाल दिया। उस पर विचार करते समय वह कह सकता था कि जिन्नाह की होमरूम शिक्षिका अपने छात्रों के प्रति उत्साह और जुनून से भरी थी। जिन्नाह के अभिभावक के रूप में जिन्वू केवल इसके लिए आभारी हो सकता है, क्योंकि ड्राइव और जुनून का मतलब होगा कि वह अपने छात्रों के भविष्य में बहुत रुचि रखेगी। शायद 15 मिनट बीत चुके थे। बैठक सुचारू रूप से समाप्त हो रही थी। तो ठीक है, अगर बस इतना ही। जिन्वू ने मनोदशा का अध्ययन किया और जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन फिर शिक्षक ने सावधानी से उससे बात की। मैंने सुना है कि आप एक शिकारी हैं। अचानक अध्यापक काफी गंभीर हो गई। यहाँ कुछ चल रहा था। जिन्वू को तुरंत इसका एहसास हुआ। हाँ, मैं हूँ। अगर जिन्नाह को जागृत घोषित किया जाता है, तो क्या आप उसे हंटर का काम भी करने देंगे? कभी नहीं। उसने उसे कभी अनुमति नहीं दी। जिन्वू ने निर्णायक रूप से अपनी स्थिति बताई। इस पर पुनर्विचार करने की भी जरूरत नहीं थी।
बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे संदेह था, यहाँ कुछ था और सबूत के तौर पर शिक्षक की अभिव्यक्ति और भी भारी हो गई। जैसा मैंने सोचा था। जब जिन वू ने हैरान भाव से उसकी ओर देखा तो शिक्षक दृढ़ स्वर में बोली, अगर यह बहुत अधिक परेशानी नहीं है तो क्या मैं आपसे एक सहायता मांग सकती हूँ। जिन वू ने सिर हिलाया। जब तक यह मेरी शक्ति में है। उसने पहले उसकी बात सुनने का फैसला किया। खैर, वह उसकी छोटी बहन की होमरूम टीचर थी, इसलिए अगर उसने एक बार भी उसकी बात सुने बिना उसे सीधे मना कर दिया तो वह यहाँ एक बुरा प्रभाव छोड़ सकता है। इस बात से चिंतित होकर कि कहीं जिन वू अपना मन न बदल ले, शिक्षिका ने तुरंत अपना मुंह खोला। मेरी एक छात्रा जागृति प्रक्रिया से गुजरने के बाद स्कूल छोड़कर पूर्णकालिक हंटर बनने के बारे में सोच रही है। सच तो यह है कि वह अब स्कूल भी नहीं आ रही है। ऐसी बातें काफी आम थीं। ऐसे मामले होंगे जहां कुछ नवजागृत लोगों ने कभी अनुभव नहीं किया होगा कि वास्तविक शिकारियों ने क्या किया, खुद को कोई विशेष, चुना हुआ, बाकियों से अलग आदि के रूप में सोचा, बिना ये सोचे कि वास्तविकता कितनी क्रूर हो सकती है। हालांकि ऐसे बहुत से जागृत लोग नहीं थे जो आगे चलकर प्रसिद्ध शिकारी बने और दुनिया में बहुत सारा पैसा कमाया। अध्यापक ने एक लंबी सांस छोड़ी। अगर वह इसी तरह स्कूल से गायब रही तो प्रबंधन के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, आप समझे। भले ही वह हंटर बनना चाहती हो, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह कम से कम पहले हाई स्कूल से स्नातक हो जाए। जिन वू ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया से शिक्षक का चेहरा थोड़ा चमक उठा। क्या आप उस बच्चे को मनाने में मेरी मदद कर सकते हैं ताकि वह सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से स्नातक कर सके। शिक्षिका ने मुस्कुराने की पूरी कोशिश की। जिन वो यहाँ एक चीज को लेकर उत्सुक था। वह छात्रा, उसकी जागृत रैंक क्या थी। मैंने जो सुना है, ये सबसे निचली रैंक है। दूसरे शब्दों में, एक रैंक की। फिर वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। जिन वू ने अंदर ही अंदर अपनी जीभ चटकाई। ये वह रैंक थी जहां किसी को कालकोठरी में प्रवेश करते समय विशेष रूप से सावधान रहना पड़ता था। यदि कोई अत्यधिक प्रचारित मानसिकता के साथ और बिना अधिक तैयारी के प्रवेश करता है तो वह लगभग बिना किसी अपवाद के अपंग या मृत हो जाएगा। उसकी छोटी बहन की ही उम्र के बच्चे के साथ ऐसा होना दुखद बात थी। दुर्भाग्य से दिन के अंत में ये चुनाव उस लड़की को ही करना था। कोई अन्यथा नहीं कह सकता था। ये वास्तव में एक अफसोसजनक बात थी, लेकिन उसे अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर किसी और के जीवन विकल्पों में हस्तक्षेप करने का मन नहीं था। इसके अलावा मैं उसे मनाने को लेकर भी आश्वस्त नहीं हूं। निश्चित रूप से वह जो कुछ भी कहेंगे उनमें से अधिकांश सुनने में उतनी अच्छी बातें नहीं लगेंगी। आखिरकार जिन वो शिक्षक को मना करके चले जाने के बारे में सोच रहा था। तथापि जिन बच्ची को पहचान लेगी क्योंकि उसका नाम है। जब टीचर के मुंह से लड़की का नाम निकला तो जिन वू को एहसास हुआ कि अब वह आसानी से अपनी जगह से नहीं उठ सकता। जिन वू ने एक बार फिर लड़की के नाम की पुष्टि की। शिक्षक महोदय, फिर छात्र का नाम क्या था? यह संयोग से आप जानते हैं कि वह कौन है? हाँ, कोरिया गणराज्य वास्तव में एक छोटी सी जगह थी। जिन वू निःशब्द हो गया। एक ही समय पर यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक यू मायुंग हवान का निजी आवास। सुबह से ही अनगिनत महंगी लग्जरी गाड़ियों का आना जारी रहा। उसका एक ही कारण था। ये यूजिन समूह के पहले अध्यक्ष यू ब्यून चेओल के पैतृक संस्कार समारोह के लिए था, जो बाद में शाम को आयोजित किया जाना था। यू म्यूंग हवान कोरिया के वित्तीय क्षेत्र में नंबर 1 थे और यू ब्यून चेओल उसके पिता थे। सबसे बड़े बेटे यू मायुंग हवान ने हर साल ये समारोह करना सुनिश्चित किया, चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। और उसका प्रभाव इतना महान होने के कारण यू परिवार रजिस्टर में पाए जाने वाले प्रत्येक रिश्तेदार को बिना किसी असफलता के इस स्थान पर इकट्ठा होना पड़ता था। XX इन्वेस्टमेंट के CEO, XX फार्मास्यूटिकल्स के अध्यक्ष, XX डिपार्टमेंट स्टोर के CEO, हर एक मेहमान भारी हिट निकला। और उनके सभी बच्चे भी कुलीन वर्ग के ही थे, केवल एक को छोड़कर। और उस अपवाद ने खुद को कार्यवाही के शांत और दूर कोने में छोड़ दिया था, भले ही किसी ने उससे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। और वह कोई और नहीं बल्कि यूजिन हो था। मैं उब गया हूँ। उसकी इच्छा थी कि समय तेजी से आगे बढ़े। अपने बड़े भाई के साथ कालकोठरियों पर छापा मारने जाना इससे सैकड़ों गुना, हजारों गुना अधिक आनंददायक था। बड़ा भाई अभी क्या कर रहा होगा? अब जब उसने एक सेकंड के लिए भी इसके बारे में सोचा तो वह कल्पना भी नहीं कर सका कि बड़ा भाई अपने अवकाश के दिनों में क्या करेगा। और इसलिए एक कोने में बेकार चीजों के बारे में सोचते हुए, हर किसी की नजरों से दूर और हर समय निर्दोष ताजियां फेंकते हुए उसने एक ऐसी आवाज सुनी जिसे वह आज विशेष रूप से सुनना नहीं चाहता था। खैर, इतना तो निश्चित है।
समाज के उच्चवर्गीय अभिजात वर्ग को कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका एक आदर्श मॉडल यूजिनहो के पीछे खड़ा था। कोई भी देख सकता था कि वह कुछ भी करने में पूरी तरह सक्षम था। महंगे चश्मे की एक जोड़ी, एक लंबा मर्दाना शरीर। वह कोई और नहीं बल्कि यूजिनहो का जैविक बड़ा भाई यूजिन सियोंग था। यू मायूंग हवान के भविष्य में पद छोड़ने का निर्णय लेने के बाद स्पष्ट उत्तराधिकारी जो यूजिन कंस्ट्रक्शन का उत्तराधिकारी होगा। यूजिन सियोंग वास्तव में यूजिनहो के करीब चला गया और उसने अपने छोटे भाई की ओर देखा। रिश्तेदार आए हैं, इसलिए तुम्हें उनका स्वागत करते रहना चाहिए। आप कब तक एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने की योजना बना रहे हैं? जो कुछ भी, याद रखना कि तुम्हारी बचकानी हरकतें हमारे पिता की प्रतिष्ठा पर कलंक लगाती हैं। यूजिन सियोंग की आवाज में भाईचारे के स्नेह का एक भी निशान नहीं था। नहीं, ये खुले तौर पर खारिज करने वाला था। बेशक यूजिनहो को उसका बड़ा भाई पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें जवाब देने का साहस नहीं था। वास्तव में इसकी मदद नहीं की जा सकी। यूजिन सियोंग प्रतिभाशाली लोगों में से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो स्कूल में अपने द्वारा लिए गए हर विषय में शीर्ष पर रहने में कामयाब रहा। और यह सिर्फ उसके उत्कृष्ट ग्रेड ही नहीं थे। स्कूल से स्नातक होने के बाद उसने विभिन्न व्यावसायिक उद्यमों में यू म्यूंग हवान की मदद की और उसने जो कुछ भी छुआ उसमें अविश्वसनीय सफलता हासिल की। उसकी तुलना में यूजिनहो के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। उदाहरण के लिए, वह बमुश्किल विश्वविद्यालय में प्रवेश कर पाया। जब भी उसका बड़ा भाई उसके बगल में खड़ा होता, यूजिनहो स्वाभाविक रूप से छोटा और महत्वहीन हो जाता। अभी भी उतना ही दयनीय जितना आप पा सकते हैं। यूजिन सियोंग ने अपनी अभिव्यक्ति बदलने और जल्दी जल्दी कदमों में चलने से पहले यूजिनहो के निचले सिर को घूरते हुए गहराई से भौहें चढ़ा ली। चाचा जिन सियोंग, क्या वह आप है? यूजिन सियोंग के चले जाने के बाद ही यूजिनहो ने अपना सिर वापस ऊपर उठाया। यही एक कारण था कि वह घर नहीं आना चाहता था, केवल अगर वहां कोई मूर्खतापूर्ण पैतृक संस्कार समारोह की बात नहीं होती। यूजिनहो ने एक लंबी कराह निकाली और तभी उसने अपने ठीक पीछे से एक सेक्सी बल्कि तेज आवाज सुनी। कितना घटिया व्यक्ति है, इस जगह का मजा बेकार है, वह आदमी। यूजिनहो ने अपने पीछे देखा और उसने अपनी चचेरी बहन, 1 साल बड़ी बहन यू सू ह्यून को वहां खड़ा पाया। चैप्टर 57। क्या तुमने सुना कि उसने अभी क्या कहा? कितना अजीब चेहरा है। इससे पहले कि यूजिनहो प्रतिक्रिया कर पाता, यू सू ह्यून करीब आई और उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। यू सू ह्यून का माथा सुंदर रूप से ऊपर उठ गया। अपने आप को देखो, अब चलो। यूजिनहो उसे अपने बड़े भाई की नकल करते देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सका। बंद करो, मुझे अभी आपके साथ मजाक करने का मन नहीं है, आप जानते हैं। उनकी उम्र लगभग समान थी, इसलिए उनका रिश्ता वास्तव में करीबी दोस्तों जैसा था। यू सू ह्यून यूजिनहो के ठीक सामने खड़ी थी। फिर भी आप ऐसा व्यवहार क्यों करते रहते हैं? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, चलो, अब आप जागृत हो गए हैं, है ना? मुझे मत बताओ, तुम अब भी किसी सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जीत सकते। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने बड़े भाई पर मुंह के मारना शुरू कर दूंगा या कुछ और? ठीक है, वास्तव में नहीं। यू सू ह्यून ने अपने निचले होंठ पर काटा। कल्पना कीजिए कि परिवार के मुखिया गरीब यूजिनहो को किस तरह की सजा दे सकते हैं, अगर बाद वाले ने अपने अधिक सफल बड़े भाई को पर सैंडविच फेंक दिया। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि अकेले इसकी संभावना ही काफी भयावह थी। ऐसा नहीं था कि वह यूजिनहो के आंतरिक विचारों को नहीं समझती थी, जबकि उसे उपहास का पात्र बनना पड़ता था। यू सू ह्यून ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उस दिशा में घूरने लगी जिस दिशा में यूजिन सियोंग गायब हो गया था। जो कुछ भी, वह अभी भी अटका हुआ है, कोई मजेदार झटका नहीं है। वह आदमी, वह भी यूजिन सियोंग को उतना ही नापसंद करती थी जितना यूजिनहो को। वह उन कुछ लोगों में से एक थी जो जानती थी कि यूजिन सियोंग का वास्तविक व्यक्तित्व कैसा था, जो उस नकली स्माइली मुखौटे के नीचे छिपा हुआ था। हालांकि यूजिनहो उससे सहमत नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह लड़का उसका बड़ा भाई था। नहीं, वह बस अपने बड़े भाई के खिलाफ सीधे तौर पर जीतना चाहता था, न कि पीछे से उसे इस तरह बुरा कहना चाहता था। जब यूजिनहो ने अपना मुंह बंद रखा तो यू सू ह्यून ने सावधानी से उससे पूछा, अरे, तो वह योजना, क्या यह अभी भी चल रही है? तुम्हें पता है, तुमने कहा था कि तुम एक गिल्ड मास्टर बनोगे, उस आदमी के खर्च पर। उत्तर देने के बजाय यूजिनहो बस मुस्कुराया। भले ही उसने ऐसा जोर से कहा हो, फिर भी कौन उस पर विश्वास करेगा? ये राहत की बात होगी अगर किसी ने उसका या कुछ और का मजाक न उड़ाया हो। वह और उसका भाई इस तरह संघर्ष कर रहे हैं।
हालांकि अब जब उसके पास बड़े भाई नामक विशाल इक्का था तो उसकी जीत की संभावना काफी बढ़ गई थी। अगर मैं मास्टर लाइसेंस प्राप्त करने में सफल हो जाऊं, तब उसके बड़े भाई के साथ इसे सुलझाना संभव होगा। वह जीत भी सकता है। यू सुह्यून ने यू जिनहो की आंखों में दृढ़ संकल्प को जलते देखा और अपने कूल्हों पर हाथ रखते हुए बिना किसी अनिश्चित शब्दों के बात की। मैं उस आदमी के लिए काम करने के बजाय खुद को मार डालूंगी। तो आप वह सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं इस पर तुम्हारे बुरे आदमी से लड़ना नहीं चाहती। धन्यवाद। यू सुह्यून आमतौर पर इसी तरह उसका उत्साहवर्धन करती थी। वह वास्तव में एक रैंक के हंटर थी जिसने एक प्रसिद्ध बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था। यहां तक कि एक महिला या चैबोल होने की उसकी पृष्ठभूमि पर ध्यान नहीं दिया गया, फिर भी कई गिल्डों ने उसकी रैंक और प्रसिद्धि के कारण उसका पता लगाने की पूरी कोशिश की। हालांकि किसी कारण से उसने उनके सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और समय समय पर एक मॉडल के रूप में काम करना जारी रखा। हालांकि हाल ही में एक नया प्रस्ताव उसके दरवाजे पर आया था जिसे वह वास्तव में मना नहीं कर सकती थी, और वह जल्द ही लॉन्च होने वाले यूजिन गिल्ड के संस्थापक सदस्यों में से एक बनना था। ये खुद चेयरमैन यू म्यूंग हवान का सीधा आदेश था। वह परिवार के मुखिया के आदेशों की सीधे तौर पर अनदेखा नहीं कर सकती थी, लेकिन वह यूजिन सियोग के लिए भी काम नहीं करना चाहती थी। यू सुह्यून को भी अब बहुत चिंता थी। हालांकि बच्ची इतनी भरोसेमंद नहीं थी, लेकिन उसके पास यू जिनहो पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यू जिनहो की जेब से फोन के हिलने की आवाज सुनकर यू सुह्यून ने उससे पूछा, क्या आप इसका उत्तर नहीं देंगे? उस समय वह किसी और चीज के बारे में दिवा स्वप्न देख रहा था। कुछ देर तक घंटी बजने के बाद उसने जल्दी से अपना फोन बाहर निकाला। फोन की स्क्रीन पर दिख रहा नंबर जाना पहचाना था। बड़े भाई। यू जिनहो की अभिव्यक्ति यह समझने के तुरंत बाद चमक उठी कि यह कौन था। हेलो बड़े भाई, उसने ऊर्जावान आवाज में कॉल का उत्तर दिया। मैं वहां रह सकता हूं, कोई समस्या नहीं। हाँ, मैं शीघ्र ही वहां पहुंचूंगा बड़े भाई। यू जिनहो ने कॉल वहीं समाप्त कर दी। यू सुह्यून ने यू जिनहो के मूड को भांपने के बाद 180 एंगल बनाकर अपनी रुचि प्रदर्शित की। क्या मजाक है? वह कौन था? उसके लिए बहुत बुरा था। ये बिल्कुल भी समय नहीं था कि वह इत्मीनान से खड़ा होकर उसे स्थिति समझा सके। आखिरकार क्या बड़े भाई ने अभी अभी उससे कोई मदद नहीं मांगी थी? और ऊपर से इस जगह से भागने की इच्छा जुड़ जाने के कारण उसका दिमाग केवल जल्द से जल्द निकलने के बारे में ही सोच सकता था, भले ही ये केवल एक सेकंड ही तेज क्यों ना हो। चलो बाद में बात करते हैं। यू जिनहो को जल्दी से भागते देख यू सुह्यून का सिर इधर उधर झुक गया। और अब वह इतना उत्साहित क्यों है? हर बार जब वह किसी प्रकार की पारिवारिक बैठक में भाग लेता था तो यू जिनहो हमेशा झुके हुए कंधों के साथ चलता था, लेकिन आज यह एक अलग कहानी थी। कितना अजीब। यू सुह्यून ने खुद से कहा कि वह बाद में निश्चित रूप से बच्चे से पूछताछ करेगी। जब ऐसा हो रहा था, यू जिनहो अपने पिता को खोज रहा था। जल्द ही रात के खाने का समय हो जाएगा, और यू जिनहो को उसके पिता की मंजूरी के बिना परिवार की सभा से बाहर नहीं किया जा सकता था, खासकर जब परिवार का हर एक सदस्य और रिश्तेदार मौजूद थे। यू जिनहो ने अपने आसपास का निरीक्षण किया, और अंततः उसने अपने पिता को कुछ दूरी पर कुछ लोगों से बातचीत करते हुए देखा। उनकी शक्ल बाघ जैसी थी। उनका व्यक्तित्व बिल्कुल सख्त था। जिन मामलों को वे महत्वहीन समझते थे, उन पर वे कभी भी मुस्कुराते नहीं थे। यू जिनहो जैसे व्यक्ति के लिए उसके पिता से बात करना बहुत कठिन था, और मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। फिर भी वह पहले से ही घबरा रहा था, लेकिन यहाँ उसे साहसी होने की जरूरत थी। हाँ, अच्छी तरह से। मैंने एक वादा किया था। यू जिनहो ने कुछ गहरी सांसें ली और धीरे धीरे वहां चला गया जहां उसके पिता थे। हालांकि वह अपने रास्ते में लगभग कई बार घूमा, हालांकि उसने आग्रह को दबाए रखा, और अंततः यू जिनहो अपने पिता यू म्यूंग हवान से पहले पहुंचने में कामयाब रहा। पिताजी। हालांकि एक पिता और पुत्र के बीच के रिश्ते के लिए उनकी दूरी कुछ ज्यादा थी। यू मायूंग हवान ने अपनी नजर यू जिनहो पर डाली। आप क्या चाहते हैं? अनिश्चित माहौल को भांपते हुए यू म्यूंग हवान के आसपास के लोगों ने एक ही समय में खुद को दूर कर लिया, जैसे कि उनके पास पहले से कोई समझौता हो। पिताजी, अगर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाऊं तो क्या ठीक रहेगा? जब यू जिनहो अपने पिता से बात कर रहा था तो उसकी आवाज में कोई स्पष्ट ऊर्जा नहीं थी। मैं रात के खाने से पहले लौट आऊंगा। यू मायूंग हवान वहां इस भाव के साथ खड़ा था कि कोई उसके निराश बेटे को डांटने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन फिर उसने एक आह भरी और अपनी अनुमति दे दी, भले ही न चाहते हुए भी। अच्छा, जाओ, लेकिन समय पर लौट आना। यू जिनहो की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई और उसने अपना सिर झुका लिया। धन्यवाद पिताजी।
फिर वह बिजली की चमक की तरह वहां से भाग गया। यू मायूंग हवान वहां खड़े थे और उन्होंने कठोर चेहरे के साथ यू जिन्हो की पीठ की ओर देखा। इसी बीच उनकी पत्नी उनके करीब चली गई। प्रिय, मुझे अभी वियना से फोन आया। यह उन संदेशों में से एक था जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यू मायूंग हवान ने तुरंत अपना ध्यान अपनी पत्नी पर केंद्रित किया। और सहमति के परिणाम क्या है? बेशक वह जीत गई। वह हमारी बेटी है, इसलिए यह वास्तव में अपेक्षित है। यू म्यूंग हवान के चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान आ गई, लेकिन इससे पहले कि किसी को इसे देखने का मौका मिले, ये बिना किसी निशान के गायब हो गई। तो फिर वह कोरिया कब लौटेगी? वह कहती है कि वह सेमेस्टर के दौरान बहुत व्यस्त है, लेकिन इसके समाप्त होते ही वह आ जाएगी। यू मायूंग हवान ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। मैंने उससे कहा कि चाहे वह कितनी भी व्यस्त हो, अपने दादा के पैतृक समारोह में शामिल होने के लिए कहा। प्रिय, आजकल के बच्चे ऐसी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते। यू परिवार की मैडम ने यू म्यूंग हवान की थोड़ी खराब टाई को सावधानीपूर्वक ठीक किया और उनसे आत्मीयता से बात की। इसके अलावा प्रिय जिन्हो पर अधिक ध्यान देने के बारे में क्या ख्याल है? आप उस बारे में फिर से बोल रहे हैं। एक बाघ को बाघ के बच्चों को पालना चाहिए, बिल्ली के बच्चों को नहीं। चाहे वह बाघ हो या बिल्ली का बच्चा, वह अभी भी मेरा बच्चा है। और आपका बच्चा भी। क्या तुमने ध्यान दिया? मिडिल स्कूल से स्नातक होने के बाद जिन्हो पहली बार आपके सामने मुस्कुरा रहा था। क्या उसने ऐसा किया? यू मायूंग हवान ने अपनी निगाहें उस दिशा में जमा दी जहां से यू जिन्हो गायब हो गया था। उसकी अभिव्यक्ति में थोड़ी सी भी उलझन का संकेत दिख रहा था, लेकिन ये केवल कुछ सेकंड के लिए ही चला। यू मायूंग हवान ने उपेक्षापूर्वक बात की। हो सकता है कि उसे अपने लिए एक प्रेमिका मिल गई हो। वैसे भी अब दूसरे लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आइए हम वापस अंदर चलें। सियोल में स्थित हंटर एसोसिएशन के मुख्यालय के अंदर एसोसिएशन का एक कर्मचारी इमारत के भीतर स्थित विभिन्न उपकरणों की जांच कर रहा था और एक लघु जादुई ऊर्जा मापने वाले उपकरण के सामने अचानक रुक गया। क्या बकवास है? इस आदमी को क्या दिक्कत है? डिस्प्ले पैनल पर नंबर 0 रहना चाहिए था, फिर भी वैल्यू लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिमाग खराब हो गया हो। हालांकि इस कर्मचारी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। चूंकि ये मापने वाले उपकरण बहुत संवेदनशील थे, इसलिए वे अक्सर टूट जाते थे। अरे किम गन आह जी श्रीमान, एक अधीनस्थ तेजी से दौड़कर करीब आया। इस आदमी ने हाल ही में कितने गेट नापे हैं? इसका सीरियल नंबर क्या है सर? यह एन 1744 बी है। अधीनस्थ ने लॉग को स्कैन किया और अपना सिर हिलाया। 7 द्वार, कुछ दिनों पहले, मुझे देखने दो। सचमुच, ये सच था। 2 दिन पहले इस उपकरण ने 7 द्वारों की रैंक मापी और उनमें से 4 को शिकारियों ने पहले ही बंद कर दिया था। क्या इस आदमी द्वारा मापे गए गेट्स में कोई समस्या थी? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं सुना। सच में? वरिष्ठ कर्मचारी ने धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को खुजाया। अब आमतौर पर जब इस तरह के जादुई माप उपकरण खराब पाए जाते हैं, तो दोषपूर्ण उपकरण द्वारा मापे गए सभी गेटों के लिए जारी किए गए छापेमारी परमिट तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे। यदि कोई इसके बारे में सोचे तो यह एक स्पष्ट बात थी। उन शिकारियों का क्या होगा जो ये सोचकर गेट में घुसे कि यह केवल रैंक सी है, लेकिन वह अभी निकला। उनमें से कोई भी जीवित और एक टुकड़े में वापस नहीं आएगा। उच्च श्रेणी की कालकोठरियां ऐसी ही जगहें थीं। जिस तरह निचले रैंक वाले शिकारियों और उच्च रैंक वाले शिकारियों के बीच की सीमा बिल्कुल स्पष्ट थी और उसे पाटना असंभव था, उसी तरह उच्च रैंक वाले कालकोठरियों और निचले रैंक वाले कालकोठरियों के बीच अंतर भी काफी बड़ा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अब तक उच्च रैंक वाली कालकोठरियों को विशेष रूप से बड़े गिल्डों द्वारा ही निपटाया जाता था। क्या मुझे अब नोटिस भेजना चाहिए? दूसरों को बताना इतना कठिन नहीं था। हालांकि परमिट के लिए भुगतान करने वाली टीमों से आने वाले गुस्से की असंतोष की आवाजों पर ध्यान न दें। गेट्स को फिर से मापने के लिए अधिक समय लेने का मतलब ये हो सकता है कि इस बीच एक कालकोठरी ब्रेक हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो एसोसिएशन अपने रास्ते में आने वाली तीखी आलोचना से बच नहीं पाएगा। अरे, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। मैंने भी इस पद तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की। हंटर एसोसिएशन को राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक उद्यमों के समान व्यवहार प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए, यदि कोई इस संगठन में प्रवेश करना चाहता है तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने जितना ही प्रयास करना पड़ता है। इस नौकरी को खोने के बारे में सोचते ही वह वहीं लगभग बेहोश हो गया। घुसाने का कोई तरीका नहीं है। उसने अपने सिर को हिलाया। अधीनस्थ को भी कमोबेश पता था कि वरिष्ठ की दुविधा क्या थी, इसीलिए उसने काफी सावधानी से पूछा, यह अब क्या करें? 2 दिन पहले ही हो चुके थे।
यदि कोई समस्या थी तो क्या उसे अब तक इसके बारे में नहीं सुनना चाहिए था? जाने भी दो, क्या यह इस तरह ठीक रहेगा? ठीक है, मुझे यकीन है कि ज्यादा कुछ नहीं होगा। 2 दिन पहले ही हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, ये सच है। अधीनस्थ ने सिर हिलाया। रिपोर्ट पर लिखे कि N1744 बी कल तक ठीक काम कर रहा था, लेकिन आज सुबह उसमें खराबी आ गई। ठीक है, ठीक है श्रीमान। व्हाइट टाइगर गिल्ड के द्वितीय डिवीजन के प्रमुख अहम साहंग मिन का निजी निवास। उसने हरे प्याज को काटना बंद कर दिया और अपनी पीठ सीधी कर ली, और उसकी हड्डियों ने जोर से शिकायत की। आज रात का खाना, ड्वेन जेंग्स्टू। 8 साल तक एक कुंवारे व्यक्ति के लिए उपयुक्त होने के नाते उसने पहले से ही काफी संख्या में व्यंजन पकाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। ये सब 5 साल पहले हुआ था। उस समय वह खुद को हर समय तत्काल भोजन से भरता था, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा था, और उसने अपनी मूर्खता पर विचार किया। उसने खाना बनाना सीखने का मन बना लिया, और अब वह टीवी पर दिखाई देने वाली डिश की लगभग नकल करने के स्तर पर था। जैसे जैसे उसका कौशल बढ़ता गया, उसने अपने लिए जिस प्रकार के व्यंजन तैयार किए वे साधारण साइड डिश बन गए, जैसे कि आज का डोएनजांग स्टू। क्या अब मैं इसी बारे में बात कर रहा हूं? अहम साहंग मिन ने अपनी स्वयं की रचना का स्वाद चखा और अपना सिर हिलाया, जैसे कि वह वास्तव में अपने कौशल से आश्चर्यचकित था। हालांकि बहुत बुरा, केवल एक ही व्यक्ति इस अद्भुत स्टू का स्वाद ले सका। उसे इस बात का बहुत दुख हुआ। क्या मुझे किसी को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए? उसने तुरंत किसी अधीनस्थ के बारे में सोचा, लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर हिला दिया। वह पहले से ही बीमार था और बूढ़ा कुंवारा कहलाने से थक चुका था। फिर भी अगर उसने एक साथी पुरुष कर्मचारी को आमंत्रित किया तो किस तरह की गलतफहमी पैदा होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह काम ठीक से कर रहा है जो मैंने उसे दिया था। वह आदमी ज्यादातर समय काफी चौकस और होशियार रहता था, फिर भी उसका एक हिस्सा ऐसा भी था जो निर्विवाद रूप से गंदा था। मैं घर पर आराम करते हुए भी काम को लेकर चिंतित क्यों हूं? तो फिर उसके रात का खाना खाने का समय हो गया है। अहम साहंग मिन ने खुद गुनगुनाते हुए लिविंग रूम के पास कॉफी टेबल पर डोएनजांग स्टू रखा। अकेले खाना खाते समय लिविंग रूम में टीवी देखना अब उसके लिए सामान्य बात हो गई थी। रसोई में खाने की मेज इतनी बड़ी और अकेली थी कि किसी कुंवारे व्यक्ति के लिए वहां अकेले खाना खाना संभव नहीं था। उसने रिमोट से टीवी चालू किया और सोफे पर बैठ गया। एक समाचार प्रसारण आया। आज की ताजा खबर। कुंवारे होने का एक मुख्य लाभ यह था कि उसे टीवी रिमोट के लिए कभी किसी और से लड़ना नहीं पड़ता था। जब उसने उस बूब ट्यूब को चालू किया तो वह हमेशा उसके पसंदीदा चैनल पर रहेगा। अहम साहंग मिन ने एक चम्मच चावल उठाते हुए अपनी आंखों के कोने से दीवार पर लगे बड़े फ्लैट स्क्रीन टीवी को देखा। वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन हंटर एसोसिएशन के मुख्यालय में हुए एक अज्ञात विस्फोट के बाद संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका गहरे सदमे में है। कुछ विशेषज्ञों के बीच यह अफवाह फैल रही है कि यह विस्फोट एक नई उभरती प्रतिभा के कारण हुआ है, जिसके कारण अपूरणीय घटना हुई है। एस रैंक वाले शिकारियों के बीच घर्षण। ये दुनिया किस ओर आ रही है? सचमुच अभी। अहम साहंग मिन ने दुखी भाव से अपनी जीभ चटकाई, लेकिन फिर भी सावधानी से उस साइड डिश का चयन करना नहीं भूला जो उसके रात्रिभोज की शुरुआत का संकेत देता। खैर, वैसे भी चुनने के लिए इतने सारे साइड डिश नहीं थे। ठीक है, ये सिर्फ किमची होना चाहिए। यह अमेरिकी मॉनिटरिंग डिवीजन की इमारत के पास रिकॉर्ड किया गया सीसीटीवी फुटेज है। बिल्डिंग की दीवारों पर अचानक दरारें आ गईं और वास्तव में समाचार बुलेटिन क्या कह रहा था, इसकी परवाह न करते हुए उसके चम्मच के ऊपर आराम कर रहे भाप से भरे चावल अब किमची के ठंडे टुकड़े के लिए घर के रूप में काम कर रहे थे, जिसे उसने अलग किमची रेफ्रिजरेटर से निकाला था। और जैसे ही अहम साहंग मिन उस जोड़े को अपने मुंह के पास ला रहा था, उसके फोन से अचानक एक तेज घंटी बज उठी। इस बार कौन है? अहम साहंग मिन ने अंदर से शिकायत की और स्मार्टफोन उठाया। लेकिन जब उसे पता चला कि उसे कौन बुला रहा है तो उसने जल्दी से फोन का जवाब दिया। हेलो, मैं अहम साहंग मिन बोल रहा हूं। निस्संदेह उसे बुलाने वाला सेओंग जिनवू था। कॉल का उत्तर देते समय अहम साहंग मिन की अभिव्यक्ति उज्ज्वल थी। तथापि जिनवू की कहानी सुनते समय अहम साहंग मिन की अभिव्यक्ति उत्तरोत्तर हैरान होती गई। मुझे क्षमा करें, आप सोच रहे थे कि क्या आप हमारे नए रंगरूटों के प्रशिक्षण के दौरान साथ रह सकते हैं। चैप्टर 58 ये हो चुका है। जिनवू ने कॉल समाप्त कर दी। प्रारंभ में प्रमुख अहम साहंग मिन अचानक अनुरोध से भ्रमित हो गया, लेकिन एक बार जब उसने जिनवू के कारणों को सुना तो उसने आसानी से अपनी सहमति दे दी। और अब जिनवू अपने नए रंगरूटों को प्रशिक्षित करने के व्हाइट टाइगर के तरीके की जांच करने में सक्षम होगा। और मैं वैन भी उधार लेने में कामयाब रहा। भले ही बच्चा व्यस्त था, फिर भी यू जिनहो आ गया।
जिन वो ये सोचे बिना नहीं रह सका कि बच्चे की पूरे दिल से प्रशंसा की जानी चाहिए। यू जिन हो किसी चीज से बंधा होने के बावजूद दौड़ता हुआ आया और उसका ठीक से स्वागत करना भी नहीं भूला, और इसलिए तैयारी पूरी थी। अभी जिन वो उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़ा था जिसमें समस्याग्रस्त महिला छात्र रहती थी। ये सचमुच मेरी अपनी जगह के करीब है। यहां तक पहुंचने में केवल 2 मिनट का पैदल सफर करना पड़ा। ये कहावत चरितार्थ करने वाली बात थी। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई, और वह अभी भी परिचित जिले में था, बहुत छोटा और तंग, जहां बहुत सारी पुरानी अपार्टमेंट इमारतें एक दूसरे के करीब खड़ी थीं। मतलब इस लड़की की पारिवारिक परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कुछ समय पहले हुआ करती थी। वह समझ सकता था कि वह कहां से आ रही थी, अब जबकि वह नामात्र की शिकारी थी। खैर, जिन वो भी एक समय ऐसा ही था। बहुत बुरा, वे लोग सबसे जल्दी मर जाते हैं। क्या वह हर बार घायल नहीं हुआ? कितनी बार वह मारे जाने के करीब आया? यदि उसकी मां इतनी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित न होती तो उसने बहुत पहले ही यह बकवास छोड़ दी होती। रैंकी हंटर के लिए कालकोठरी एक भयानक जगह थी। अगर इस लड़की को अकेला छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से इसे हंटर बनने का पछतावा होगा। नहीं, इसकी अधिक संभावना है कि वह निर्णय लेने पर पछताने का मौका मिलने से बहुत पहले ही मर जाएगी। बेशक दुर्भाग्य से ऐसा हर समय होता है। आखिरकार शिकारियों के मरने या गंभीर रूप से घायल होने की घटनाएं एक ही दिन में दर्जनों बार हुई। इन सभी लोगों से छापेमारी पर जाने के बारे में बात करना असंभव था और न ही ऐसा करने का कोई कारण था। खैर, उन्होंने अपनी पसंद बनाए, इसलिए उन्हें अपने निर्णयों की जिम्मेदारी उसी के अनुसार उठानी पड़ी। तथापि यदि वह उस लड़की को नहीं जानता तो उसे कोई परवाह नहीं होती, लेकिन अब जब वह जानता था कि वह कौन थी तो वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। दरअसल जिन वो इस लड़की से काफी परिचित था। उसे एक व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास हुआ और उसने अपना सिर उठाया और समस्याग्रस्त बच्चे को अपनी ओर आते देखा। उसके बाल उसके सिर के ऊपर एक जूड़े में लिपटे हुए थे, थोड़ी खुरदरी और थकी हुई आंखें, वह निश्चित रूप से कोई थी जिसे वह जानता था। छात्रा ने वहां जिनवू को देखा और अपना सिर झुका लिया। जिनवू की तरह ही छात्रा ने भी उसे तुरंत पहचान लिया। हाँ, ये दुनिया सचमुच बहुत छोटी है। जिनवू ने अपने सिर के किनारे को खुजाया। वह छात्रा जिसने घोषणा की कि वह हंटर बनेगी, वह कोई और नहीं बल्कि कम उम्र की बच्ची थी। छापा मारने वाली टीम यू जिन हो में अकेली महिला थी, जिसके कारण जिनवू को थोड़ी चिंता हुई क्योंकि वह अभी भी बहुत छोटी थी। क्या यहाँ बच्चे को लाना ठीक है? मैंने पेशेवर सलाह मांगी और जाहिर है कानून के अनुसार कोई समस्या नहीं है, बड़े भाई। दरअसल लोगों द्वारा कम उम्र के शिकारियों को काम पर न रखने का एकमात्र कारण यह है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हैन सोंग यी, जब उसने जिन आह के होमरूम शिक्षक से वह नाम सुना तो थोड़ी देर के लिए उसमें भावनाओं की बाढ़ आ गई। इसलिए उसे बस इसकी पुष्टि स्वयं ही करनी थी। और निश्चित रूप से जिस दिन हान सोंग ही ने स्कूल जाना शुरू किया वह उसी दिन से मेल खाता था जिस दिन यूजिन हो की टीम ने अपने छापे मारने वाले मिशन शुरू किए थे। इसके साथ ही इस मामले को किसी और की गड़बड़ी के रूप में सोचना थोड़ा कठिन हो गया। एक तरह से वह इसके लिए जिम्मेदार महसूस करता था। असल में वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या वह इस गड़बड़ी का कारण था। सबसे पहले एक बच्चे को जो यह नहीं जानता था कि दुनिया वास्तव में कैसे संचालित होती है, उसे कुछ आसान नकदी का स्वाद चखाने दिया और उसे गलत धारणाएं दी कि वह अब कुछ भी करने में सक्षम है। कम से कम एक बात तो पक्की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कब हो सकता है। अगर उसने हान सोंगी के कालकोठरी के अंदर नष्ट होने के बारे में सुना तो उसे वास्तव में बुरा लगेगा। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए उसे दोषी चेतना के कारण कुछ रातों की नींद खोकर परेशान नहीं होना चाहिए। और इसलिए उसने इस शाम के लिए समय निकालने और इस गड़बड़ी को सुलझाने का फैसला किया। वैसे भी शुरुआत करना इतना कठिन नहीं था। क्या चल रहा है? जब हान सोंगी ने जिनवू को घूर कर देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। और फिर उसकी अभिव्यक्ति कुछ प्रभावित नहीं हुई। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे शिक्षक जिस हंटर से मेरा परिचय कराना चाहते थे वह आप ही थे? उसका लगातार कहना उसे थोड़ा परेशान कर गया, लेकिन जिनवू ने अपनी मुस्कान बनाए रखी और अपना सिर हिलाया। परंतु फिर, मुझे नहीं पता कि मेरे शिक्षक ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मुझे अब स्कूल वापस जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और मैं निश्चित रूप से हंटर बनना नहीं छोड़ने वाली। हैन सोंग ही ने संक्षेप में अपनी स्थिति बताई। जब वह छापेमारी टीम के साथ थी तो वह एक शांत बच्ची लगती थी, लेकिन जब कहानी में वह शामिल हुई तो उसका रवैया निश्चित रूप से बदल गया। वह निश्चित रूप से उन जिद्दी आधुनिक बच्चों में से एक थी जो सोचते थे कि वे जानते हैं कि उनकी राय और दृष्टिकोण कहाँ है, उस पर रेखा कैसे खींची जाए।
अच्छा, बात यह है कि मेरे घर में एक लड़की है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, तुम्हें पता है। जिन वो थोड़ा मुस्कुराया। हैन सोंगी ने सोचा कि वह कठिन और डराने वाली स्थिति में आने में कामयाब रही है, लेकिन ये देखकर कि जिन वो की प्रतिक्रिया पूरी तरह से उसकी उम्मीदों से बाहर थी, वह कुछ हद तक घबराने लगी। जिन वो ने उससे समान स्वर में बात की। मैं आपको हंटर बनना छोड़ने के लिए कहने की योजना नहीं बना रहा था। हान सोंग ही की आंखें और चौड़ी हो गईं। मुझे माफ करें। उसके जैसे बच्चे हमेशा आप जो उन्हें करने को कहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत कार्य करेंगे। इसलिए वह उससे इस बारे में बात करने की योजना भी नहीं बना रहा था। नहीं, उसे बस एक बार उसे दिखाना था कि वास्तविकता क्या है। वैसे भी मेरे साथ यही हुआ है। अपनी पहली छापेमारी में भाग लेने के बाद उसे सच्चाई का एहसास हुआ। और वह ये कि वास्तविकता उसकी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर और हृदयहीन थी। हैन सोंग ही ने अपनी घबराहट छिपाने की पूरी कोशिश की और उससे पूछा, फिर तुम्हें यहाँ कौन सा कारण लाया है? जिन वू ने एक कदम और करीब बढ़ाया। हैन सोंग ही स्पष्ट रूप से झेप गई और एक कदम पीछे हटने वाली थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि इस तरह की हरकत से वह कमजोर दिखेगी, तो उसने जबरन अपने शरीर को हिलने से रोक दिया। जिन वो अब हान सोंग ही के सामने खड़ा था। हालांकि उसका ऐसा इरादा नहीं था और कोई भी इसके पीछे का अर्थ नहीं समझ सका, फिर भी एक अशुभ मुस्कान जिन वो के होठों तक पहुंच गई। मैं तुम्हें एक बेहतर शिकारी के रूप में ढालने के लिए यहाँ हूँ। उसे अपने साथ कालकोठरी में जाने के लिए मनाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। जैसे ही उसने उसे बताया कि अब उसके पास ये देखने का एक अमिट अवसर है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने अपना नया भर्ती प्रशिक्षण अभ्यास कैसे आयोजित किया, उसे ये भी संदेह नहीं था कि जिन वू का कोई गुप्त उद्देश्य था। जैसे ही वे वैन की ओर चले, हान सोंग ही ने उससे पूछा कि वह उसके शिक्षक को कैसे जानता है, और उसने उसे फोन पर संग्रहित उसकी और जिनाह की तस्वीर दिखाई। आप जिनाह के बड़े भाई हो। पिछले कुछ समय से एक निश्चित शब्द वास्तव में उसकी नसों पर हावी हो रहा था, लेकिन चूंकि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा था, उसने इसे सहन किया और इसे जाने दिया। अंदर आओ। धन्यवाद। जिन वू ने हान सोंग ही को उस स्थान पर पहुंचाया जहां व्हाइट टाइगर गिल्ड अपना शाम का प्रशिक्षण आयोजित कर रहा था। चूंकि उन्हें बताया गया था कि प्रशिक्षण अभ्यास रात 9 बजे ही शुरू होगा, अभी भी काफी समय बाकी था। वह वैन जो स्पष्ट रूप से केवल 2 लोगों के लिए बहुत बड़ी थी, सड़क पर सरक कर चली गई। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी एजिलिटी और धारणा दोनों में काफी वृद्धि हुई थी। कुछ समय पहले ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उसने कभी कार नहीं चलाई, फिर भी वास्तविक ड्राइविंग काफी आसान साबित हुई। जब उसने थोड़ा अधिक ध्यान केंद्रित किया, तो सड़क पर अन्य सभी कारें उसे कीड़ों की तरह धीमी लगी। हाँ, आंकड़े वास्तव में सभी प्रकार की चीजों में काम आते हैं, है ना? इस बीच हान सोंग ही ने यात्री सीट से उससे पूछा, क्या जिनाह वास्तव में घर वापस आकर भी पूरे दिन पढ़ाई करती है? मेरा मतलब है, मैंने अफवाहें सुनी है कि उसने वास्तव में अपनी दीवारों पर एक शब्दकोश के पन्ने चिपका दिए हैं ताकि वह सोते समय भी उन्हें याद कर सके। जिनाह के बारे में ऐसी अफवाह थी, लेकिन जब वह घर पर थी तो उसे तला हुआ चिकन बहुत पसंद था और वह नींद में रहती थी। जिनाह बिल्कुल आपके जैसी है, आप जानते हैं। जब वह घर पर होती है तो वह केवल खेल खेलती है, खाना खाती है और सोती है। खैर, ज्यादातर समय नींद ले रही थी, लेकिन फिर भी वह झूठ होना चाहिए। फिर उसके ग्रेड इतने अद्भुत कैसे हैं? मैं स्वयं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। जब वह मिडिल स्कूल में थी, तब वह अक्सर मेरे साथ आर्केड पर जाया करती थी, क्या आप जानती हो? उन्होंने इस और उस बारे में बातचीत की और अंततः गेट के आसपास पहुंच गए। जिन वू ने वैन रोक दी। जिस क्षेत्र में वे थे उसे एक ऐसे स्थान के रूप में नामित किया गया था जहां गेट्स अक्सर दिखाई देते थे। लगभग कोई भी इंसान अब यहां रहने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए वैन को पार्क करना काफी सुविधाजनक था। उन्होंने जो सुना, उससे पता चला कि यहां लगभग 80% घर वीरान थे। कहानी यह है कि एक बार जब शेष आबादी बाहर चली जाएगी, तो पूरा जिला बंद कर दिया जाएगा। जिन वू और हैन सोंग ही वैन से बाहर निकले। उसने आसपास का निरीक्षण किया और तुरंत हवा में भयानक खौफनाक ठंड की प्रचुर मात्रा को भांप लिया। किसी कारण से उसने सोचा कि वह अपने पैरों के नीचे की छाया से जोर जोर से जय जयकार सुन सकता है। हालांकि वह शायद इसकी कल्पना कर रहा था। हान सोंग ही उस जगह के भयानक माहौल से थोड़ा डर गई, लेकिन दूर से शिकारियों के समूह को देखने के बाद उसका अधिकांश आत्मविश्वास वापस आ गया। जिस तरह से उसकी आंखें चमक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी किसी सुपर सेलिब्रिटी या किसी चीज से मिली हो। ओह अच्छा, वे सुपर गिल्ड व्हाइट टाइगर के शिकारी हैं, इसलिए उनकी मदद नहीं की जा सकती।
एक हाई स्कूल की छात्रा के लिए जो एक वास्तविक शिकारी बनने के लिए उत्सुक थी, वे लोग वास्तविक मशहूर हस्तियों से अलग नहीं होंगे। साथ ही शुरुआत में इस तरह की विचार प्रक्रिया इतनी अजीब नहीं थी, जब इस बात पर विचार किया जाए कि मास मीडिया ने इन हंटर्स को टीवी वगैरह पर कैसे प्रदर्शित किया। ओह, तो तुम सच में आए। जिन वू को खोजने के बाद ह्यून की चियोल तुरंत उसके पास भागा। क्या आप अब भी मुझे याद है? जिन वू ने हल्के से अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि ह्यून की चेओल की मुस्कुराहट दिखावटी नहीं बल्कि असली थी। जिन वू के चेहरे पर भी स्वाभाविक रूप से मुस्कुराहट आ गई। वे पहले बहुत अधिक बार नहीं मिले थे, लेकिन ह्यून की चियोल का ये पात्र एक अच्छा स्वभाव वाला और बात करने में आसान व्यक्ति लगता था। मैंने इसे प्रमुख से सुना। आह, तो ये युवती वही है। नमस्ते। हान सोंग ही ने अभिवादन में अपना सिर नीचे झुका लिया। जब वे इस अंदाज में नमस्ते कह रहे थे, तभी एक बड़ा मांसल व्यक्ति आया और चिढ़े हुए स्वर में बोला, आइए बेकार की बकवास बंद करें और पहले से ही शुरुआत करें। हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं और लगभग रात के 9 बज चुके हैं। उस हटे कट्टे आदमी ने प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा भी नहीं की और वापस गेट की ओर चल दिया। उस आदमी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए जिनवू ने ह्यून की चियोल से पूछा, वह कौन था? ओह, वह हमारे नए भर्ती लोगों में से एक है। वह वास्तव में ए रैंक पर है। जब मैंने पहले उससे उसकी समझ पूछी तो वह थोड़ा नाखुश हो रहा होगा। उसने मुझसे ये भी पूछा कि क्या मुझे लगता है कि कालकोठरी में जाना कोई मजेदार शगल है या कुछ ऐसा। वह ए रैंक का है। ह्यून की चियोल ने ये सोचते हुए अपना सिर हिलाया कि ऐसी प्रतिक्रिया उचित थी, जो उस व्यक्ति जैसे गर्वित रैंक के हंटर से आ रही थी। जिन वू ने फिर पूछा, आज की छापेमारी टीम के सदस्यों की रैंक क्या है? कुल 12 सदस्यों के लिए 1 रैंक ए, 7 रैंक बी और 4 रैंक सी। 1 रैंक ए और कई बी, सिर्फ 1 रैंक सी कालकोठरी के लिए। ठीक है, निश्चित रूप से उनकी रैंक ऊंची हो सकती है, लेकिन आप देखिए, वे अभी भी नए हैं। हम उन्हें एक आसान कालकोठरी के अंदर प्रत्यक्ष अनुभव अर्जित करने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यून की चियोल ने अपनी आवाज में कुछ गर्व के साथ बात की। फिर उसने तुरंत कहा कि आज के बाद इन लोगों को तुरंत उच्च रैंक वाली कालकोठरियों में डाल दिया जाएगा। मतलब, उन्हें निश्चित रूप से एक उचित लड़ाकू बल के रूप में गिना जा सकता है। फिर भी 1 ए और 7 बी। जिन वू की अभिव्यक्ति सूक्ष्मता से बदल गई। दरअसल यही वजह थी कि चीफ अहम साहंग मिन ने इसकी इजाजत दे दी। वह व्हाइट टाइगर गिल्ड के नए प्रतिभाशाली रंगरूटों के शक्तिशाली प्रदर्शन से जिन वू को मनाने के बारे में सोच रहा था। हालांकि अहम साहंग मिन और ह्यून की चेओल की अपेक्षाओं के विपरीत, जिन वू केवल निराश भाव से गेट की ओर देख सकता था। गेट को सी रेटिंग दी गई थी। उसकी तुलना में छापा मारने वाली टीम के सदस्य इतने प्रतिभाशाली थे कि वे अपनी आभा से दर्शकों को भी अचंभित कर रहे थे। अगर छापेमारी बहुत आसान है तो झटका कम हो जाएगा। हालांकि उनकी मुख्य चिंता यही थी। लेकिन उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं रुको, अगर वह इसे अपनी आंखों से देखती है तो भी उसे इसे महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। महसूस करे कि एक रैंकी हंटर कालकोठरी के अंदर कितना कमजोर और शक्तिहीन हो जाएगा। वह अकेला ही पर्याप्त होगा। हम कब प्रवेश कर सकते हैं? जिन वू के वास्तविक इरादों से अभी भी पूरी तरह से बेखबर हान सोंग ही ने पहले ही चीखना शुरू कर दिया। जब जिन वू ने उस पर नजर डाली तो उसकी अभिव्यक्ति से पता चला कि वह कितनी उत्साहित थी। आइए देखें आप इसे कब तक बनाए रख सकते हैं। जिन वू ने मन ही मन अपनी हंसी निगल ली और ह्यून की चियोल से बात की। अब हम अपने रास्ते पर होंगे। रुको, कृपया 1 सेकंड रुकें। ह्यून की चियोल ने उसके चारों ओर चुपचाप नजर डाली और फिर जिन वू के कानों में कुछ फुसफुसाया। ओह, क्षमा करें सियोंग जिन वू हंटर महोदय। यदि आप इसमें शामिल होने का निर्णय लेते हैं तो आज की छापेमारी बहुत आसान हो जाएगी, इसलिए कृपया वहां कुछ भी करने से बचें। कृपया। चूंकि आज जिन वू का उद्देश्य केवल निरीक्षण करना था, जाहिर है वह मैदान में नहीं उतरेगा। मैं इसमें कदम नहीं रखूंगा। वह कल से यूजिनहो के साथ अन्य रैंक सी कालकोठरियों में जाएगा, तो उसके लिए व्हाइट टाइगर के प्रशिक्षण अभ्यास को बाधित करने का क्या मतलब था? निस्संदेह वह उन कालकोठरियों को जीतने के लिए अपने छाया सैनिकों का उपयोग करेगा। केवल इसी कारण से उसे हान सोंग ही को यहां लाना पड़ा। इसके अलावा मैं इतने साधारण मामले में भी अपने छाया सैनिकों को प्रकट करने का इच्छुक नहीं हूं। यदि उसने दिखाया कि कालकोठरी को साफ करना कितना आसान है, जिसमें उसकी छाया राक्षसों को पीट पीट कर खूनी गंदगी करने में व्यस्त है, तो एक वास्तविक खतरा था कि इसके बजाय हैन सोंगी की भव्यता का भ्रम बढ़ सकता है। और इसलिए जिनवू और हैन सोंगी गेट के पास पहुंचे। उस रैंक के हंटर के विपरीत कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों का खुशी से स्वागत किया। नमस्ते, आपसे मिलकर अच्छा लगा।
चूंकि वे यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आए थे, कर्मचारियों की संख्या जितनी अधिक होगी सभी के लिए उतना ही बेहतर होगा। जैसा कि प्रथा थी, उन्होंने एक दूसरे का परिचय कराया। लेकिन जब रैंक ए हंटर की बारी आई, मुझे परवाह नहीं है, वह बस गेट के अंदर चला गया। ठीक है, चलो हम भी चलते हैं। व्हाइट टाइगर के नए रंगरूट भी एक एक करके गेट में प्रवेश करने लगे। हाहन सोंगी के प्रवेश करने से पहले उसने जिन वू की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। तुम्हारे बारे में क्या? जिन वू ने अपनी बाहें ऊपर की और उसे उत्तर दिया। मेरे देखने के बाद आप पहले प्रवेश करें। हैन सोंगी का चेहरा घबराहट से कठोर था, लेकिन उसने फिर भी दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और गेट में कूद गई। जिन वू ने एक तेज सांस ली और गेट के सामने खड़ा हो गया। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए पुष्टि करने के लिए वह पीछे मुड़ा। तभी ह्यून की चियुल को देखा, जो उसकी ओर हाथ हिला रहा था और उसका उत्साह बढ़ा रहा था। उसने अपनी निगाहें वापस गेट की ओर कर ली। तथापि गेट की सतह बिना रुके धीरे धीरे तरंगित होती रही। लेकिन क्या किसी व्यक्ति के गुजरने के बाद सतह एक ठोस काली बाधा के रूप में वापस नहीं आ जानी चाहिए? अभी यह पानी की सतह की तरह लगातार लहरा रहा था। यहाँ कुछ गड़बड़ थी। जिन वू ने अपने हाथ को सतह पर रखा और यह एक चिपचिपे तरल पदार्थ की तरह प्रतिक्रिया करता हुआ उसकी उंगलियों से चिपक गया, और जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया, वह उसका पीछा करने लगा। ऐसा हो सकता है। जिन वू ने जल्दी से अपना सिर इधर उधर घुमाया और ह्यून की चियोल की नजर से मिला। इस बिंदु पर ह्यून की चियोल को भी एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत था। जिन वू उस पर जोर से चिल्लाया, अपनी मुख्य छापेमारी टीम को बुलाओ, जल्दी करो। जैसे ही उसने चिल्लाना समाप्त किया, जिन वू स्वचालित रूप से गेट में समा गया। वह आखिर क्या था? वाइस चीफ ह्यून। ह्यून की चियोल तेजी से गेट की ओर भागा। व्हाइट टाइगर गिल्ड के बाकी 3 कर्मचारी भी तेजी से उसके पीछे चल दिए। हालांकि एक बार जब वह गेट पर पहुंच गया तो ह्यून की चियोल घबराने लगा। यह नहीं हो सकता। आज केवल शिकारी ही नए नहीं थे, नए कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करने के लिए साथ लाया गया। इसलिए किसी भी नए व्यक्ति को इस तरह का दूर दूर तक कोई अनुभव नहीं हुआ था। नए कर्मचारियों की तिकड़ी ने ह्यून की चियोल को पूरी तरह से स्तब्ध भाव से देखा। वाइस चीफ, गेट की सतह ये लाल रंग में बदल रहा है, मानो उसमें खून की एक बूंद गिर गई हो। कभी काले गेट की सतह अब धीरे धीरे लाल लाल रंग में बदल रही थी। ह्यून की चियोल ने भ्रमित कर्मचारियों को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी से किसी को बुलाया। अध्यक्ष, ये लाल दरवाजा है। जिस गेट पर हमारे लोग अभी अभी गए थे उसे लाल गेट में बदल दिया गया। क्या? अहम साहंग मिन की आवाज अत्यावश्यक स्तब्ध हो गई। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एक रैंक सी कैसे रेड गेट में बदल सकता है? ह्यून की चियोल ने अपना सिर उठाया और गेट की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से खून के रंग में रंगा हुआ था। सतह पर लहरें भी अब बंद हो गई थी। ह्यून की चोले ने घबराकर अपनी सूखी लार निगल ली। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन यह निश्चित रूप से एक रेड गेट है, चीफ। क्या? चैप्टर 59, एक लाल गेट। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? व्हाइट टाइगर गिल्ड के सीईओ बा क्यून हो तत्काल कॉल मिलते ही सीधे गेट के स्थान पर भागे। ह्यून की चियोल का रंग केवल राख के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है सर, मैं पहले खुद देखने जा रहा हूँ। बे क्यून हो गिल्ड कर्मचारियों के पास से गुजरे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अंतिम संस्कार के बीच में हो। ये सचमुच एक लाल दरवाजा है। गेट के रंग की जांच करने के बाद बा क्यून हो का रंग तुरंत सख्त हो गया। रेड गेट क्या था? यह एक भयावह घटना थी जहां इसके पार की कालकोठरी वास्तव में किसी भूमिगत गुफा से नहीं, बल्कि एक पूरी नई दुनिया से जुड़ती थी। और इससे बचने के लिए या तो आपको क्षेत्र के मालिक को मारना होगा या कालकोठरी टूटने की प्रतीक्षा करनी होगी। दूसरे शब्दों में, एक बार जब आप अंदर कदम रखेंगे तो यह अंत होगा। एक बार जब गेट का रंग लाल हो जाएगा तो सभी बाहरी प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। उससे बच निकलना और उसमें प्रवेश करने की कोशिश करना, ये दोनों गतिविधियां अब असंभव थी। बे क्यूनहो ने अपना हाथ गेट की सतह पर दबाया। जैसा कि उसने सोचा था, प्रवेश करना असंभव था। भगवान, ऐसा करो। यहां से आगे अंदर फंसे लोगों को सहायता देने का कोई रास्ता नहीं था। बा क्यूनहो ने ह्यून की चियोल से पूछा। मैंने सोचा कि यह रैंक सी गेट होना चाहिए था। सर, ये रैंक सी था। क्या आपने इसकी पुष्टि के लिए एसोसिएशन को फोन किया? जी श्रीमान, हालांकि एसोसिएशन इस बात पर जोर दे रहा है कि यह अभी भी रैंक सी गेट है। बे क्यूनहो ने गुस्से में गाली दी। रेड गेट तभी बनेगा जब शुरुआत में कालकोठरी को बहुत उच्च स्थान दिया गया हो। गेट के दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई दुनिया थी, फिर भी लीक होने वाली जादुई ऊर्जा केवल रैंक सी कालकोठरी के बराबर थी।
वह बकवास कहीं नहीं उड़ेगी। साधारण नजर से भी वह बता सकता था कि इस चीज को कम से कम भी रैंक दिया जाना चाहिए था। अगर बदकिस्मत है तो रैंक ए या इससे भी बदतर, उससे भी कुछ ऊपर। हालांकि क्या एकमात्र कारण है कि एसोसिएशन में अभी भी यह कहने का साहस था कि वे गलत नहीं थे। सर, क्या हमें जादुई ऊर्जा को मापने के लिए अपने स्वयं के उपकरण का उपयोग करना चाहिए? जब ह्यून की चियोल ने उससे पूछा तो बाक यूहो ने अपना सिर हिला दिया। लाल गेट से कोई जादुई ऊर्जा बाहर नहीं निकलती है, इसलिए अब इसे मापना असंभव है। क्योंकि दूसरा माप लेना लगभग असंभव होगा, इसीलिए इस समय ये पता लगाने का कोई ठोस तरीका नहीं था कि समस्याग्रस्त गेट की वास्तविक रैंक क्या थी। और इसके अलावा इस डेमन गेट की रैंक अब महत्वपूर्ण नहीं थी। हमारे कितने लोग वहां गए थे? कुल 12, सर। कितने उच्च रैंक वाले शिकारी हैं? नेता के रूप में रैंक ए किम चेओल हंटर और 7 रैंक बी हंटर्स भी हैं। 1 रैंक ए और 7 रैंक बी। नए रंगरूट, क्या वे ठीक हो जाएंगे? बेक यूनहो ने धीरे से अपना सिर हिलाया। हमारे पास उन्हें सभी के रूप में सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि भाग्यशाली रहे तो रैंक ए और 2-3 रैंक बी जीवित हो सकते हैं। केवल अगर अंदर फंसे लोग भाग्य के आशीर्वाद का आनंद लेते हैं तो ऐसा था। इस प्रकार इन संख्याओं की कमी थी। छापेमारी टीम की वर्तमान संरचना के साथ वे केवल रैंक बी के सबसे कमजोर कालकोठरी को बमुश्किल जीतने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। उससे अधिक कठिन कुछ भी, और आप बहुत अधिक मांग रहे होंगे। किसी प्रकार के चमत्कार के बिना उनके नए रंगरूटों के जीवित लौटने की संभावना उतनी ही अच्छी थी। बेक यूनहो का रंग और भी गहरा हो गया। ह्यून की चियोल ने अपने बॉस की मनोदशा का अध्ययन किया और सावधानी से अपना मुंह खोला। सर, असल में कोई और भी था जो हमारे रंगरूटों के साथ गेट में दाखिल हुआ था। बेक यूनहो ने अपनी निगाहें अपने अधीनस्थ की ओर घुमाई, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उच्च पदस्थ हंटर आसपास था और प्रशिक्षण प्रक्रिया के बारे में उत्सुक होने के बाद टीम के साथ प्रवेश कर गया? चमत्कार के रूप में और क्या योग्य हो सकता है? ये निश्चित रूप से यही होगा। बेक यूनहो की आवाज उठी। वह व्यक्ति कौन था? वह शिकारी है जिसे मैं पिछले कुछ दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, सर। इसके बजाय पीछे से जवाब आया। जब बेक यूनहो और ह्यून की चियोल ने ये पुष्टि करने के लिए देखा कि यह कौन है, तो उन्होंने अहम साहंग मिन को देखा, जो अपने पसीने से लथपथ था और मोटे तौर पर सांस ले रहा था। देर से आने के लिए माफी, सर। यातायात अप्रत्याशित रूप से भारी था। अहम साहंग मिन का घर यहां सभी से सबसे दूर था, इसलिए वह सबसे बाद में पहुंचा। अहम साहंग मिन ने अपनी नजर गेट की ओर कर दी। लाल दरवाजा उसे एक अभेद्य किले के प्रवेश द्वार की याद दिलाता था। इसे देखते ही सांस लेना कठिन हो गया। हालांकि अगर यह हंटर सेओंग जिन वू है, तो एक व्यक्ति जिसने पहले से ही बेदाग कई घटनाओं पर काबू पा लिया है, वह संभावित रूप से अपने आप में एक नया चमत्कार पैदा कर सकता है। उसने यही सोचा था। बाक यूहो जल्दी से अहम साहंग मिन के पास पहुंचे। क्या आप कह रहे हैं कि जिस हंटर पर आप नजर रख रहे हैं वह भी वही है? क्या यही है? जी श्रीमान। बेक यूनहो को अचानक कुछ याद आया। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। चीफ अहम हाल ही में काफी व्यस्त थे, और जैसा कि हुआ, वहां एक शिकारी था जो गिल्ड का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। चीफ अहम की प्रवृत्ति लगभग हमेशा गलत नहीं थी। क्या हो अगर? बेक यूनहो के दिल में आशा की एक चिंगारी जल उठी। उसकी रैंक क्या है? क्या यह हो सकता है एक बी? यदि इस हंटर को एस रैंक दिया गया होता तो बेक यूनहो को इस रहस्यमय हंटर की पहचान पता चल जाती। आखिरकार पूरे दक्षिण कोरिया में 10 रैंक से भी कम एस शिकारी थे। हालांकि अहम साहंग मिन अपना सिर हिला रहा था। अरे बाप रे! बाक यूनहो का कठोर चेहरा अंततः काफी चमक उठा। क्या आप कह रहे हैं कि एक रैंक एस हंटर भी वहां गया था? अहम साहंग मिन ने शांति से उत्तर दिया। नहीं साहब, वह रैंक ई है। लगभग तुरंत ही बाक यूनहो की अभिव्यक्ति उस व्यक्ति के लिए क्रोधित हो गई जिसने गलती से कीड़े चबा लिए थे। दूसरी तरफा जिन वो यहां घबराए बिना नहीं रह सका। क्या यह वह द्वार हो सकता है जो कथित तौर पर आपको दूसरी दुनिया में ले जाता है? यह उसका अनुभव पहली बार होगा, लेकिन उसने इसके बारे में सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा था, उन लोगों की गवाही से जो इससे बचने में कामयाब रहे। और उन सभी ने एक ही बात कही, ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें चूसा जा रहा है। जिन वू को भी उस आकलन से सहमत होना पड़ा। जैसे ही गेट ने उसे अंदर खींच लिया, एक गहरे अंधेरे ने उसे निगल लिया, और थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी चिकनी चीज के पार फिसल रहा हो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह सर्दियों के जंगल के बीच में खड़ा था, पूरी तरह से सफेद बर्फ से ढका हुआ था। इस जगह क्या है? ये कालकोठरी के अंदरूनी हिस्से जैसा नहीं दिखता है ना?
हे देखो, गेट भी गायब हो गया है। अन्य शिकारी असमंजस में इधर उधर देख रहे थे और अपनी घबराहट को छिपाने में भी असमर्थ थे। जब वे और अधिक व्याकुल हो रहे थे, जिनवू ने खुद को शांत किया, अपनी आंखें सिकोड़ ली और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। मुझे कुछ भी संदेहास्पद नहीं लग रहा। सिस्टम द्वारा उसे बार बार अजीब जगहों पर भेजने के लिए धन्यवाद। जिनवू को अप्रत्याशित विदेशी वातावरण में रहने की आदत हो गई थी, जिसका मतलब यह भी था कि वह जल्दी से अपनी शांति प्राप्त कर सकता था। सबसे पहली चीज जो उसकी नजर में आई, वह एक विशाल पेड़ था। सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि अनगिनत शंकुधारी पेड़, जिस तरह के पेड़ कोरियाई धरती पर पहले कभी नहीं देखे गए थे, सीधे आसमान की ओर बढ़ रहे थे और उनके बीच में कोई भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया, उसकी नजर किसी और पर पड़ी। और यह रैन के हंटर किम चेओल था, जो उसकी तरह सावधानीपूर्वक आसपास के क्षेत्र की जांच कर रहा था। वे दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को घूरते रहे, फिर दूसरी ओर देखने लगे। इस बीच हैन सोंग ही उसके पास आ गई और उसके कपड़ों को खींचने लगी। क्षमा करें, अभी कुछ बुरा हुआ है ना? वह सचमुच डरी हुई लग रही थी। उसका पिछला आत्मविश्वास कहीं नहीं मिला। लेकिन फिर जिनवू का हाथ अचानक हान सोंग ही के चेहरे की ओर बढ़ गया। हान सोंग ही की आंखें बहुत चौड़ी हो गईं। जिनवू के हाथ में पकड़ा गया तीर लगातार कांप रहा था, जैसे कि वह अपने लक्ष्य चूक जाने का शोक मना रहा हो। और वह हान सोंग ही के माथे का मध्य भाग था। आखिरकार यह एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ। उसका चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। हालांकि अपेक्षित चीख कहीं और से आई थी। एक नर शिकारी बर्फीली जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकल रहा था। एक तीर उसकी कनपटी में गहराई तक धंसा हुआ था। बर्फीली जमीन जल्द ही उसके खून से रंग गई। शिकारी सदमे में हौंफने लगे। एक ही समय में दो तीर उड़े। एक का लक्ष्य हान सोंग ही थी, जबकि दूसरा उसके निशाने पर लगा। हालांकि इस वजह से किसी ने भी जिनवू को दूसरा तीर पकड़ते हुए नहीं देखा। वहां पर ये वो घटिया लोग हैं। रैंक भी शिकारियों में से एक ने दूर स्थित एक पेड़ की चोटी की ओर इशारा किया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी उंगली उठाना शुरू करता, जिनवू और किम चेओल दोनों की निगाहें वहीं टिक गईं। वे वहां बर्फ से ढकी शाखाओं पर दो जीवन रूप खड़े देख सकते थे। दो लोग नहीं, मुझे दो प्राणियों के बारे में कहना चाहिए। लंबे सफेद बाल, बर्फीली सफेद त्वचा और चांदी जैसी आंखें और नुकीले कानों की नस्ल विशिष्ट विशेषता। ये राक्षस अपने विशेष रूप से सुंदर चेहरे के साथ साथ अपनी दुर्लभता के लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि उनका सामना केवल उच्च रैंक वाली कालकोठरियों में ही किया जा सकता था। बर्फ कल्पित बौने, व्हाइट फैंटम के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों ने कभी किसी का सामना नहीं किया था, उन्होंने उन्हें आइस एल्विस कहा, लेकिन जिन शिकारियों ने उनका सामना किया और उनके साथ लड़ाई की, उन्होंने उन्हें व्हाइट फैंटम कहना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एल्फ जैसे सुंदर नाम को इन घृणित प्राणियों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जिनवू तुरंत अनुमान लगा सकता था कि उनसे पहले के सभी शिकारी व्हाइट फैंटम के उल्लेख मात्र से अपने दांत क्यों पीस लेते थे। वे हम पर हंस रहे हैं। दोनों तीरंदाजों ने अपने धनुष नीचे कर लिए थे और उनके चेहरों पर घृणित मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे व्यंजनों से भरी मेज को देख रहे हों और तय नहीं कर पा रहे हों कि कौन सी मेज से खाना शुरू करें। और आपने इस पर निर्णय लिया। जिनवू की आंखें एक दरार की तरह सिकुड़ गईं। सबसे बाईं ओर एक तीर, और एक और सबसे दाहिनी ओर। वह कोई संयोग नहीं था। जिस शिकारी के सिर में तीर फंसा हुआ था, वह लगभग 30 साल का था, जो हाल ही में जागृति प्रक्रिया से गुजरा था। हान सोंग ही के अपवाद के साथ वह समूह में सबसे कमजोर होगा। जहां तक दूसरे तीर की बात है, इसका लक्ष्य हैन सोंग ही थी। दरअसल तीर टीम के दो सबसे कमजोर सदस्यों के लिए थे। अगर यह सिस्टम के लिए नहीं होता, तो मैं वह व्यक्ति होता जिसके सिर में तीर फंसा होता। व्हाइट फैंटम की सस्ती रणनीति निश्चित रूप से जिनवू की नाराजगी को दूर करने में कामयाब रही। उसने पकड़े हुए तीर को उठाया ताकि जीव देख सके, और उसे आधा तोड़ दिया। शायद इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए, उस तीर को चलाने वाले व्हाइट फैंटम ने जिनवू की ओर इशारा किया और अपनी ठुड्डी के नीचे एक रेखा खींच दी। ये देखकर जिनवू बस मुस्कुराया। हालांकि उसकी आंखों में हंसी नहीं आ रही थी। मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। राक्षस के तुच्छ उकसावे को पाकर जिनवू ने उत्तर देते हुए केवल ठंडी निगाहों से देखा। जल्द ही सफेद फैंटम का जोड़ा पेड़ के नीचे गायब हो गया। ऐसा लगता है कि यह उनका हमारे स्वागत का तरीका है। आखिरकार किम चेओल ने अपना मुंह खोला। समूह के अकेले रैंके ने अपना मुंह खोला, जिससे सभी की निगाहें उस पर केंद्रित हो गईं, जैसे कि उन्होंने यहां आने से पहले कोई समझौता किया हो। दरअसल वह इस छापा मारने वाली टीम का लीडर था, इसलिए हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो।
मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों को अब तक इसका एहसास हो गया होगा। ये लाल गेट के अंदर है। किम चेओल ने ऐसे बात की मानो ये पूरी दुनिया में सबसे स्पष्ट बात हो। निस्संदेह किसी ने इसके बारे में शिकायत नहीं की। इसका मतलब है हमारे बाद कोई भी यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा जब तक कि या तो हम सभी मर न जाएं या कालकोठरी तोड़ न दी जाए। समूह के सभी लोग धीरे से हौंफने लगे। ये तथ्य कि वे अब बचाव की आशा नहीं कर सकते एक बड़े मानसिक आघात के रूप में सामने आया। इस बीच किम चेओल आगे बढ़ता रहा। अगर हम यहाँ रहे तो हम सभी इस जमा देने वाली ठंड से या हम पर घात लगाकर हमला करने वाले उन दुष्टों से मर जाएंगे। हालांकि यदि आवश्यक हुआ तो मैं इस स्थान को खाली कर दूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या आप में से कोई है जो मुझसे जुड़ना चाहता है? किम चेओल की शक्तिशाली आत्मविश्वास भरी निगाहें और उसके चौड़े कंधे एक निश्चित विश्वास की भावना प्रदान करते थे। शिकारियों ने एक दूसरे की ओर थोड़ी देर तक देखा, फिर सर्वसम्मति से उसके साथ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। आइए हम साथ मिलकर आगे बढ़ें। मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा। चलो एक साथ जिंदा वापस चलें। मैं भी मदद करना चाहता हूं। हालांकि किम चेओल ने उस नर शिकारी की छाती को दूर धकेल दिया जिसने कहा था कि वह मदद करना चाहता है। यद्यपि उसने अपनी शारीरिक शक्ति को नियंत्रित किया था, फिर भी दिन के अंत में वह अभी भी ए रैंक पर था। पुरुष शिकारी कई कदम पीछे हट गया। उसकी छाती से आने वाले अत्यधिक दर्द के कारण उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता उभर आई। तुम्हें छोड़कर, माफ करें, और साथ ही आप और आप। किम चेओल ने केवल उस पुरुष शिकारी की ही नहीं बल्कि कुछ और लोगों की ओर भी इशारा किया। बेशक जिन वू और हान सोंग ही दोनों उसमें शामिल थे। यहीं पर जिन वू का माथा थोड़ा सा ऊपर की ओर झुका हुआ था। कुल मिलाकर 5 लोग। वे सभी या तो सी रैंक के थे या उससे नीचे के। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। क्या कहा आपने? क्या आप रेड गेट्स के बारे में कुछ जानते हैं? किम चेओल के सवाल पर पुरुष शिकारी ने अपना सिर हिला दिया। यहाँ एक दिन बाहर 1 घंटे के बराबर है। सबसे खराब स्थिति यह है कि कालकोठरी को तोड़ने में कई महीने लगेंगे या मैं बॉस को मार डालूंगा। उस तरह की स्थिति में मैं आपकी तरह सामान लेकर नहीं घूम सकता। हम आपके लिए बोझ हैं। जिन शिकारियों की ओर किम चेओल ने इशारा किया था वे सभी क्रोधित हो गए, लेकिन एक बार जब रैन के हंटर ने उन पर नजर डाली तो उन सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया। किम चेओल आगे बढ़ता रहा। अब ऐसा लग रहा था मानो वह सबका ख्याल रख रहा हो। हालांकि बहुत बुरा मत मानना, यदि आप सभी बॉस को मारने तक जीवित रहने में सफल हो जाते हैं तो आप सभी भी जीवित घर वापस लौट जाएंगे। यहां तक कि अभी भी अकेले शिकारियों ने किम चेओल के निकट शिकारियों को हताश विनती भरी निगाहों से देखा, लेकिन एक भी आगे नहीं बढ़ा। नहीं, वे नजरों से मिलने से बचने में बहुत व्यस्त थे। ये तब था, माफ करें, किम चेओल के समूह की एक रैंक भी महिला हंटर ने अपना हाथ उठाया। किम चेओल ने उसकी ओर देखा और उसने जिन वू की ओर इशारा किया। यहां से वहां जाना ठीक रहेगा, है ना? तुम्हें जो करना है करो। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे जिन वू की तरफ चल दी। किम चेओल ने महिला और जिन वू के बीच अपनी निगाहें घुमाई और जोर से घोषणा करने से पहले उपहासपूर्वक मुस्कुराया। हमें इस तरफ एक उद्घाटन मिला है, इसलिए मैं एक और व्यक्ति को स्वीकार करूंगा। वह पुरुष शिकारी जिसे किम चेओल ने अभी अभी धक्का दिया था जल्दी से भाग गया। उसे डर था कि समूह में अकेला रैंके और नेता अपना मन बदल सकता है। खैर, ऐसा ही होना चाहिए। जिन वू ने उतना ही सोचा। हाँ, ये औरत यहाँ अजीब है। जिन वू ने उस महिला को घूर कर देखा जो अब उसके चेहरे पर हैरान भाव के साथ उसके बगल में खड़ी थी। उसकी नजर जिन वू से मिली और वह धीमी आवाज में फुसफुसाई ताकि कोई और न सुन सके। वह आदमी किम चेओल, ठीक है, वह तीर को अंदर उड़ते हुए नहीं देख सका। आप देखिए, भले ही कोई उच्च रैंक वाला शिकारी हो, उसके सभी स्टेट को समान रूप से विकसित करने का कोई तरीका नहीं था। उदाहरण के लिए, वह रैंक ए हो सकता है, लेकिन उसकी एजिलिटी कम हो सकती है। जिन वू को पता था कि स्टैट्स कैसे काम करते हैं, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अच्छा, तो आप क्या कह रही हैं? फिर महिला ताजगी से मुस्कुराई। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आप रैंकी नहीं है। क्या मैं सही हूं? चैप्टर 60। लाल गेट के सामने बेक यूनहो की अभिव्यक्ति उदास रही। अहम साहंग मिन ने एक संक्षिप्त सारांश प्रदान किया कि सेओंग जिनवू कौन था, लेकिन उनकी चिंता का स्तर थोड़ा भी कम नहीं हुआ था। अंत में, ये सब अटकलें हैं, है ना? जी श्रीमान, आप ठीक कह रहे हैं। अहम साहंग मिन ने उस मूल्यांकन को तुरंत स्वीकार कर लिया। आखिरकार यह सच था कि वह सेओंग जिनवू के बारे में कुछ भी नहीं जानता था।
लेकिन अगर बॉस ने हंटर सेओंग जिनवू को अपनी आंखों से जांच लिया होता तो उसने तुरंत अपना मन बदल लिया होता। सेओंग जिनवू के बारे में कुछ अलग था, और तथ्य यह है कि वह शब्दों के साथ इसका पर्याप्त रूप से वर्णन नहीं कर सका। बेक यूनहो की नजर वापस लाल गेट पर चली गई। अंत में एकमात्र व्यक्ति जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूं वह किम चेओल है। यह तब था। सर, हंटर किम चेओल के साथ कोई समस्या नहीं होगी, मैं आपको आश्वासन देता हूं। बाक यूनहो, अहम साहंग मिन और ह्यून की चीउल के समूह में एक और व्यक्ति शामिल हो गया। 3 आदमियों की निगाहें एक साथ स्वतः ही उस ओर चली गईं। ये व्हाइट टाइगर गिल्ड के प्रथम डिवीजन के प्रमुख जू सेओन चान थे। उसने सामने के 3 लोगों को स्कैन किया और गर्व भरी आवाज में बोला, मैं हंटर किम चेओल को काफी सख्ती से प्रशिक्षण दे रहा हूं ताकि वह सभी आकस्मिकताओं के लिए तैयार रह सके। मूल रूप से नए रंगरूटों का प्रारंभिक प्रशिक्षण द्वितीय डिवीजन पर छोड़ दिया गया था, लेकिन प्रथम डिवीजन जागृत रैंक के या उच्चतर का प्रभारी होगा। वे होनहार व्यक्ति जो मुख्य लड़ाकू बल के रैंक में प्रवेश करने वाले थे, उन्हें जल्द ही बाकी सभी से अलग शुरुआती बिंदु का आनंद लेने का मौका मिला। जू सेओन चान का आत्मविश्वास देखकर बाक यूनहो की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। हंटर किम चेओल के ग्रेड कैसे थे? वे उत्कृष्ट हैं, सर। केवल उसकी लड़ाकू क्षमताओं के आधार पर वह गिल्ड के मुख्य लड़ाकू बल के मौजूदा सदस्यों में से किसी से भी पीछे नहीं रहेगा। क्या ऐसा है? बेक यूनहो के होठों पर मुस्कान लौटने में कामयाब रही। किम चेओल रैंक ए था। उच्च रैंक वाले शिकारियों के बीच भी वह एक ऐसी प्रतिभा थी जिसे कायम रखा जाना चाहिए। यदि इस छापेमारी दल के नेता के रूप में उसने रैंक बी हंटर्स की अच्छी तरह से कमान संभाली और इस गेट को साफ करने में कामयाब रहा तो रैंक सी शिकारियों के बीच कुछ नुकसान होंगे, लेकिन व्हाइट टाइगर के दृष्टिकोण से उच्च रैंक वाले शिकारियों का अस्तित्व पहले स्थान पर था। ये राहत की बात है कि हंटर किम चेओल की क्षमताएं शीर्ष पायदान पर हैं। आशा की क्षीण हुई चिंगारियों में फिर से कुछ जान आ गई। जू सेओन चान बॉस आदमी को शांत करने में कामयाब रहा और उसने अहम साहंग मिन की ओर स्पष्ट रूप से उपहास करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैंने अभी जो सुना है, एक रैंक ई हंटर जो शायद पुनः जागृति प्रक्रिया से गुजरा होगा, क्या ये था? आप उसके बारे में कुछ कह रहे थे? जू सेओन चान ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मेरे शिकारी किम चेओल को उस जैसे किसी शिकारी से अधिक प्रभावी साबित होना चाहिए, एक ऐसा शिकारी जिसमें कोई सिद्ध गुण नहीं है। अहम साहंग मिन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। यहां उसे हेय दृष्टि से देखा जा रहा था। हालांकि उसने अपनी आवाज नहीं उठाए और गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आइए बस इंतजार करें और देखें कि दिन के अंत में कौन सही है। चारों लोगों ने एक ही समय में अपनी निगाहें लाल गेट की ओर घुमाई, जहां उनके शिकारी फंस गए थे। गेट से निकलने वाली लाल रंग की रोशनी पहले से कहीं अधिक अशुभ लग रही थी। मैं अनुमान लगा रही हूं कि आप रैंकी नहीं हैं। क्या मैं सही हूं? महिला शिकारी ने जिन वू से काफी खुलकर पूछा। जवाब में जिन वू ने अपना मुंह खोला। तो ठीक है, चलो मैं भी तुमसे कुछ पूछता हूं। बिल्कुल। जिन वू ने अपनी नजर किम चेओल और उसके आसपास इकट्ठा हो रहे शिकारियों पर डाली। जाने से पहले वे अपने अगले कदम की योजना बनाने में व्यस्त थे। आप नए भर्ती होने वाले हैं, फिर भी आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? पहली बात जो हमें सिखाई गई है वह यह है कि कालकोठरी के अंदर कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, कालकोठरी के अंदर कुछ भी हो सकता है, उसने कहा। वास्तव में जिन वू इस तथ्य को यहां मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर जानता था। हम में से हर एक को ठीक से प्रशिक्षित किया गया है, विशेषकर किम चेओल वहां पर। यहां तक कि उसे एक विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था भी प्राप्त हुई। उसका व्हाइट टाइगर की मुख्य लड़ाकू सेना में शामिल होने का कार्यक्रम है। उसे कालकोठरी का डर नहीं था, क्योंकि उसे पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त था। जिन वो केवल उस रहस्योद्घाटन से चकित हो सकता था, और फिर लगभग तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि ये सभी लोग हान सोंग यी से अलग नहीं थे। उसने कहा कि उन्हें पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है या जो भी हो, लेकिन इसका यहाँ किस प्रकार का उपयोग होगा? वे केवल दिखावा कर रहे थे, बिना ये सोचे कि कालकोठरी कितनी भयावह हो सकती है। किसी चीज को जानना और उसका अनुभव करना दो अलग अलग चीजें हैं। इससे भी अधिक, जब कालकोठरियों के बारे में सब कुछ जानने का आपका नाजुक विश्वास बस एक छोटी सी दरार विकसित करता है, ये सब एक बांध की तरह ढह जाएगा जिसमें छेद पानी के सैलाब में बह जाएगा। किसी का आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसे तोड़ने में केवल एक क्षण लगता है। वह पहले से ही किम चेओल की टीम के भाग्य को देख सकता था। वे बाहर से ठीक दिख सकते हैं, लेकिन अंत में वे सभी असहाय मूर्ख थे। हालांकि आपने अभी भी मुझे उत्तर नहीं दिया है। माफ करें। ये सुनने के बाद जिन वू की नजर वापस उस अजीब महिला पर चली गई। मेरा प्रश्न, आपने अभी तक इसका उत्तर नहीं दिया है।
सवाल यह है कि वह रैंक ई का था या नहीं। वह एक दृढ़ लग रही थी। मुझे आपको ये क्यों बताना चाहिए? उसने दो टूक और थोड़े रूखे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन महिला शिकारी पाक हुई जिन अब खुशी से चिल्ला रही थी और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। निस्संदेह भीतर से पाक हुई जिन अपने जीवन में कई लोगों से मिली थी और उसे तुरंत पता चल गया था कि जिन वू की प्रतिक्रिया का क्या मतलब है, और यह उसका बेलगाम आत्मविश्वास होगा। हाँ, मैंने इसे गलत नहीं देखा। एक और चीज थी जिसने उसे और भी अधिक आश्वासन दिया। जब उसे व्हाइट टाइगर गिल्ड में प्रशिक्षित किया जा रहा था, तो उसने अक्सर कई उच्च रैंक वाले शिकारियों की गतिविधियों को देखा था। हालांकि जैसा अभी जिन वू का हाथ, उसने कभी किसी को इतनी तेजी से आगे बढ़ते नहीं देखा था जितनी तेजी से जिन वू का हाथ उस तीर को पकड़ रहा था। मेरा मतलब है, मैं बस इतना ही कर सकी कि जो कुछ हुआ उसकी बमुश्किल पुष्टि कर सकी, यहां तक कि अपनी आंखों की रोशनी से भी। अपनी जागृति के माध्यम से हाथापाई प्रकार की हंटर बनने से पहले वह एक शीर्ष स्तरीय एथलीट हुआ करती थी, इसलिए वह अपनी गतिशील दृष्टि के प्रति काफी आश्वस्त थी। पाक हुई जिनकी आंखें चमकने लगी। ये लड़का कम से कम रैंक ए है, या उससे भी अधिक। अधिक निश्चित उत्तर सुनिश्चित करने के लिए पाक हुई जिन ने उससे दोबारा पूछा। अब ऐसे मत बनो। क्या आप कृपया मुझे नहीं बता सकते? ऐसा महसूस नहीं होता। यह उनकी बातचीत का अंत था। जिन वू ने अपना सिर घुमा लिया। उसे निश्चित रूप से सवालों की अंतहीन धारा का सामना करने जैसा महसूस नहीं हो रहा था, और साथ ही किम चेओल भी उनके करीब चल रहा था। जिन वू की आंखें और किम चेओल की आंखें मिली। हम ऐसा करेंगे। किम चेओल की आवाज कठोर धीमी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह यहाँ क्या कहना चाह रहा था, वह धमकी भरा और खतरनाक लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट सड़क का उपयोग करें। हालांकि वह यहाँ केवल ये घोषित करने के लिए नहीं रुके थे कि वे किस रास्ते का उपयोग करेंगे। नहीं, किम चेओल की आंखें पूछ रही थी कि जिन वू का समूह क्या करेगा। साथ ही हमारा पीछा करने की हिम्मत मत करना की छुपी धमकी भी। जिन वू ने किम चेओल की ओर अपनी निगाहें फेरने से पहले एक बार फिर अपने आसपास का निरीक्षण किया। और हम जंगल से होकर जाएंगे। मैं तुम्हें शुभकामनाएं दूंगा। ठीक है, बाद में आप लोगों को ही उस भाग्य की जरूरत होगी। हालांकि जिन वू ने अपने आंतरिक विचारों को उजागर नहीं किया। अवश्य, आप भी। इसके साथ ही जिन वू का समूह जंगल की ओर चला गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि समूह पूरी तरह से जंगल में गायब हो गया है, किम चेओल अनियंत्रित रूप से हंसने लगा। क्या बेवकूफ लोग हैं। माफ करें, उधर देखो। किम चेओल ने अपनी बाहें फैला दी और कुछ पेड़ों की ओर इशारा किया। सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि जहां भी उसने इशारा किया, पेड़ों पर निशान थे जो संदिग्ध रूप से संभावित विशाल प्राणियों के पंजे के निशान की तरह लग रहे थे। वह है ना, यह एक भालू है। एक बर्फीला भालू। एक भालू प्रकार का राक्षस, सभी जानवर प्रकार के राक्षसों में सबसे क्रूर के रूप में कुख्यात। वे पंजों के निशान वे अपने क्षेत्र को चिन्हित कर रहे थे। किम चेओल के समूह के शिकारियों ने उसे देखा और अपनी जीभें क्लिक कर ली। बेहतर होता अगर वे यहीं रुकते और अंत तक इंतजार करते। ऐसा लगता है कि रैंक ई के नेतृत्व करने के कारण निर्दोष लोग मर जाएंगे। मेरा मतलब है, क्या उस रैंक ई को हमारी तरह कोई पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त हुआ होगा? किम चेओल ने जंगल की ओर देखा और उपहासपूर्वक हंसी। मामूली रैंक ई से यही उम्मीद की जा सकती है। अचानक किम चेओल की मुस्कान गायब हो गई। उस समूह में से अधिकांश रैंक सी हैं, और उनमें से एक रैंक बी भी है, तो फिर कैसे? उसने कैसे सोचा कि जिन वू उस समूह का नेता था? वास्तव में उसे तब तक महसूस नहीं हुआ था कि कुछ भी गलत था, जब तक कि उसे खुद इस अजीब असंगति का एहसास नहीं हुआ। फिर भी किम चेओल ने अपना सिर हिलाया। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वे सभी जल्द ही मरने वाले थे। अपने बारे में चिंता करने से पहले उन कमजोर लोगों का क्या होगा जो लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, इस पर प्राथमिकता दी जाने लगी। मृतकों के बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन क्या जिन्हें जीवित रहना चाहिए था, क्या उन्हें जीवित नहीं रहना चाहिए? किम चेओल सड़क की ओर मुड़ा और बोला, चलो चलें। जिन वू ने मोर्चा संभाला और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही देर में पाक हुई जिन उसके सामने आ खड़ी हुई। यह क्या है? क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? जिन वू ने अपनी बाहें फैला दी और प्रदर्शित किया कि वह ये सुनकर कितना दुखी था। मतलब, उसे अपने फॉलो अप में सावधानी बरतनी होगी। शायद वह जिन वू की चेतावनी समझ गई थी। पाक हुई जिनकी आवाज कुछ नर्म हो गई थी। मुझे माफ करें, लेकिन मुझे ये कहना होगा। पाक हुई जिनकी उंगली ने आसपास के पेड़ों में से एक की ओर इशारा किया। क्या आप ये देख सकते हैं? पेड़ की छाल पर एक बड़ा सा पंजे का निशान था। वहां भी, और वहां।
लगभग हर एक पेड़ की छाल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और ऐसी छाल ढूंढना मुश्किल था जो अभी भी बरकरार थी। ये पूरी जगह भालू के क्षेत्रीय चिन्हों से भरी हुई है, आप जानते हैं। ये पूरा जंगल भालू जैसे राक्षस का निवास स्थान है। कुत्ते या वानर बाघ या शेर से कमजोर थे, ऐसा तर्क राक्षसों पर भी लागू होता है। कुत्ते या वानर जैसे राक्षसों की तुलना में बाघ या शेर जैसे राक्षसों से लड़ना अधिक कठिन था। तो फिर भालू प्रकार के बारे में क्या? एक भालू एक ध्रुवीय भालू से भी कम नहीं, उसे सबसे मजबूत मांसाहारी भूमि जानवरों में से एक के रूप में देखा जाता था। और अभी जिन-वू का समूह एक जंगल में प्रवेश कर चुका था जहां ऐसे जानवरों पर आधारित राक्षस निवास कर रहे थे। बेशक पाक हुई जिन को गुस्सा आएगा। हमें अभी वापस जाना होगा। राक्षसों के सामने आने से पहले जिन-वू ने अपनी जीभ चटकाए। यह क्या है? पाक हुई जिन ने सोचा कि जिन-वू 3 प्रतिक्रियाओं में से एक दिखाएगा, क्रोधित हो जाना, स्तब्ध हो जाना, या जो उसने उससे कहा उसे स्वीकार करना। दुर्भाग्य से उसके लिए उसकी उम्मीदें लक्ष्य से बहुत दूर थीं। वही उसे यहाँ अतार्किक और जल्दबाजी में लिए गए फैसले के खिलाफ सलाह दे रही थी। फिर भी जिन-वू उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह बेवकूफ हो। क्यों? वह मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? पाक हुई जिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह क्या है? उसकी आवाज फिर ऊंची हो गई। जिन-वू ने एक लंबी आह भरी और अपना मुंह खोला। क्षेत्रीय चिन्हों के बिना एक पेड़ ढूंढना मुश्किल है, जिसका मतलब है कि यहाँ 1 या 2 से अधिक बर्फीले भालू है। यही कारण है कि हम जंगल से होकर जा रहे हैं। पाक हुई जिनकी आंखें असमंजस में घूम गईं। इतने बड़े संकेत के बाद भी वह अभी भी इसे समझ नहीं पाए है। जिन-वू के पास इसे सीधे उसे बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब हम जंगल से होकर जा रहे होते हैं तो हमें केवल बर्फीले भालू के बारे में चिंता करनी होती है। तभी पाक हुई जिन को जिन-वू की मंशा समझ में आ गई। बहुत सारे बर्फीले भालुओं के पीछे का अर्थ सरल था कि इस जंगल में बर्फीले भालुओं का शिकार करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली कोई अन्य राक्षस नहीं थे। अधिक सटीक होने के लिए समूह को यहाँ आइस बियर्स से अधिक मजबूत राक्षसों से लड़ने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मैंने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? पाक हुई जिन को अभी अभी जिन-वू पर चिल्लाने पर शर्म आ रही थी। उसका सिर नीचे झुक गया, यहां तक कि उसकी गर्दन की त्वचा भी शर्मिंदगी से लाल हो गई। जिन-वू ने अपनी जीभ क्लिक करना जारी रखा। कालकोठरी के डरावनी जगह होने का कुल कारण यह था कि कोई नहीं जानता था कि जब आप अंदर होंगे तो क्या हो सकता है। ठीक है, यदि आप नहीं जानते कि किस तरह के दुश्मन वहां आपका इंतजार कर रहे हैं तो आप कोई योजना नहीं बना पाएंगे। हालांकि क्या इस जगह के दुश्मनों ने पहले से ही दयालुतापूर्वक खुद को प्रकट नहीं किया? भालू प्रकार के राक्षस क्या ये है? जिन-वू को नहीं पता था कि ये आइस बियर कितने मजबूत थे, लेकिन उसे यकीन था कि वे उन 2 व्हाइट फैंटम तीरंदाजों से कमजोर होंगे। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो भालू के कपड़े से बने हुए लग रहे थे। इसीलिए जंगल का रास्ता चुना था। वह जंगल को पार करने और अपने स्तर को बढ़ाने के बारे में सोच रहा था, और साथ ही कार्य करने के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए किम चेओल के समूह और व्हाइट फैंटम की गतिविधियों पर नजर रखता था। वह उपलब्ध सबसे सुरक्षित तरीका था। अचानक जिन-वू ने जो देखा उससे वह हैरान हो गया। आपका चेहरा अभी भी इतना लाल क्यों है? पाक हुई जिन का चेहरा सामान्य होने के लिए बहुत ज्यादा लाल था। वह अपना सिर नहीं उठा सकी और भिनभिनाते मच्छर से भी छोटी आवाज निकालने में सफल रही। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। जिन-वू ने एक लंबी कराह निकाली और अपने स्टोव को बुलाया। उसने तुरंत बिक्री के लिए वस्तुओं पर नजर डाली और सर्दियों के लिए डिजाइन किए गए मोटे फर के कोट और जूते देखे। आइटम: गर्म फर कोट। दुर्लभता: कोई नहीं। प्रकार: विविध। पहनने वाले के शरीर को गर्म करता है। कीमत: 10 सोना। आइटम: गर्म जूते। दुर्लभता: कोई नहीं। प्रकार: विविध। एक बार पहनने के बाद पहनने वाले के पैरों को गर्माहट प्रदान करता है। कीमत: 10 सोना। फर कोट और जूते प्रत्येक की कीमत 10 स्वर्ण है। अतिरिक्त प्रभाव वाली वस्तुओं के विपरीत नियमित वस्तुओं को खरीदने में बहुत अधिक लागत नहीं आती थी। नहीं, उसके पास मौजूद सोने की मात्रा की तुलना में वे बहुत सस्ते थे। शेष सोना 4,31,930। फिर भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने सोने के साथ जेपटेम खरीदना पड़ेगा। जिन-वू ने उन सभी के लिए खरीदे चुना। चूंकि वह केवल कुछ लोगों को नहीं दे सकता था और दूसरों को अनदेखा कर सकता था, जिन-वू ने 100 सोने खर्च किए और सभी 5 लोगों के लिए कपड़े खरीदे। 5 कोट और 5 जोड़ी जूते अचानक उसकी आंखों के सामने आ गए। और निस्संदेह जिन-वू को छोड़कर सभी 4 लोगों की आंखें अत्यधिक चौड़ी हो गईं। क्या बकवास है? क्या वह अलग अंतरिक्ष जादू था? पाक हुई जिन भी आश्चर्यचकित रह गई और उसने जिन-वू की ओर देखने के लिए जल्दी से अपना सिर उठाया।
इस बात की परवाह न करते हुए कि वे चौंके या नहीं, जिनवू ने उनसे निस्वार्थ भाव से बात की। उन्हें चालू कर दो। उसने बोलना समाप्त किया और निकटतम फर कोट को पकड़ने के लिए नीचे पहुंचा, लेकिन तभी हैन सोंग-यी ने अचानक उसकी आस्तीन पकड़ ली। जब उनकी नजरें मिली तो हैन सोंग-यी ने डरे हुए और भ्रमित होते हुए उससे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? आप उस तीर को पकड़ने में कामयाब रहे और अब आपने इन कपड़ों को बाहर निकालने के लिए कुछ अजीब जादू का इस्तेमाल किया। जिनवू के माथे पर शिकन उभर आई। ये पता लगाने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है कि इस दर पर वह सवालों की अंतहीन धाराओं से घिर जाएगा और अंत तक परेशान हो जाएगा। ठीक है, आइए इस अवसर का उपयोग स्पष्ट रूप से रेखा खींचने के लिए करें। जिनवू ने अपनी आवाज उठाए और दृढ़ स्वर में बोला, हैन सोंग-यी, मैं तुम्हें अपने साथ यहां लाया हूं, इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तथापि जिनवू की आवाज आगे ठंडी हो गई, मुझसे कुछ भी मत पूछो। इसके बाद जिनवू ने पाक हुई जिन के साथ साथ टैग कर रहे अन्य शिकारियों पर भी अपनी नजरें गड़ा दी। आप में से बाकी लोगों के लिए भी यही बात लागू होती है। मुझसे कुछ मत पूछो और मुझसे कुछ भी मत मांगो। हालांकि वह यही नहीं रुका। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम अभी जा सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। दो पुरुष शिकारियों ने मूल रूप से जिनवू का अनुसरण करना नहीं चुना था, लेकिन केवल रैंक बी पाक हुई जिनके कारण उन्हें टैग किया गया था। जल्दी जल्दी अपना सिर हिलाने से पहले उन्होंने फर कोट और जिनवू के बीच अपनी निगाहें घुमाई।